अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो करेंगे ना वो हम देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को मतलब किस तरह एनालाइज करते हैं उसका, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है। उसका हम सोर्स कोड मतलब किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमें गूगल कर रहा है, परमिशन दे रहा है जिसकी हमें, कि आप ये व्यू कर सकते हैं और इसके हिसाब से मतलब आप कुछ नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं। इसका कोई कॉपीराइट इशू, कोई किसी किस्म का मतलब इलीगल एक्टिविटी नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है, ठीक है, जो कि गूगल की तरफ से है। तो आपने सिंपली किसी भी वेबसाइट का अगर आपने लेआउट सारा चेक करना है, जो कि फ्रंट एंड का सिर्फ, ठीक है, इसमें आप सिर्फ फ्रंट एंड का लेआउट चेक करते हैं। बैक एंड का अगर आपको मे भी आइडिया हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो बैकएंड का सिर्फ इसी हद तक है कि आपको उसके बैकएंड के अंदर से मैसेजेस वगैरह देख सकते हैं कि डाटा सही तरह से गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई एरर आ रहा है तो वो किस चीज़ का एरर आ रहा है, ठीक है। आप बैकएंड का डाटा नहीं देख सकते कि बैकएंड का डाटा किस तरह आ रहा है, किस तरह जा रहा है, किस तरह एनालाइज हो रहा है, ठीक है, और किस तरह मतलब सारे यूज़र्स वगैरह जो भी डाटा पीछे वेबसाइट को मैनेज कर रहा है, ये चीज़ें आप बिल्कुल नहीं देख सकते। और सिर्फ फ्रंट एंड की हद तक, ठीक है, कि आप ये सारे डाटे को मैनेज कर सकते हैं। बैकएंड के अंदर सिर्फ एरर्स देखने के लिए यूज़ होता है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है डेवलपर के लिए। तो ये एज अ यूज़र भी देख सकता है बंदा वेबसाइट को। इसी तरह फ़र्ज़ करें ये वेबसाइट एक ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन पे भी एक दो टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये मेरी एक खुद की वेबसाइट थी, ठीक है, जो कि मैंने ट्यूटोरियल देख कर बनाई थी, लेकिन एज अ बूटस्ट्रैप बिगनर मैंने इससे डेवलप किया था खुद से। तो इसके अंदर मैं आपको, अगर किसी भी वेबसाइट के अंदर जब आपने जाना है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है, आपने सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और सी, ये तीनों की प्रेस करनी है। कंट्रोल शिफ्ट सी, ये मैंने प्रेस किया तो इधर मेरे राइट साइड पे ये लेआउट्स खुल जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, ये सिलेक्शंस आ रही है, इसे मैं अभी के लिए ऑफ करता हूँ। ये एक जो रोटेट वाली चीज़ है, ये वेबसाइट को रोटेट वगैरह करने के लिए, कि छोटी करना है या बड़ी करना है, इसको अभी छोड़ दें। अच्छा, तो हम इधर सिलेक्शन में थे, सॉरी, बैक पे ना ज़रा म्यूज़िक उस तरह का आ रहा है मोहल्ले वगैरह का, तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो सकती है वॉइस की। खैर, हम बात कर रहे थे इस साइड वाली लेआउट की, ठीक है। सबसे ऊपर है जो है ना, ये इधर लिखा हुआ डायमेंशंस, ठीक है, ये सारी डायमेंशंस है, और इसके साथ लिखा हुआ रिस्पॉन्सिव। अब इस वेबसाइट के अंदर जब कंट्रोल शिफ्ट सी करके हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट को, ठीक है, इंस्पेक्ट मीन इंस्पेक्शन करना, ठीक है। तो उसकी मतलब वेबसाइट की हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और इसको यहाँ से, ये आप एरो देख रहे हैं, ये दो लाइंस वाला है, ठीक है, इस पे ये कर्सर आएगा एरो वाला, तो इसको हम यहाँ से पकड़ के छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इससे ये हमें पता चलेगा कि यार हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं, ठीक है। तो अब मेरी ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, चूँकि ये मैंने बूटस्ट्रैप से बनाई है, ठीक है, तो ये वेबसाइट बिल्कुल फुल्ली रिस्पॉन्सिव 100%। और इसके अंदर हम यही चेक करते हैं, जैसे जैसे मैं इसे बड़ा करता जाऊँगा, ठीक है, ऊपर डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, ये वाली डायमेंशंस चेंज होंगी। 706 पिक्सल है, इसमें बड़ा कर रहा हूँ, ये साथ साथ मतलब स्क्रीन साइजेस दिखा रहा है सारे, ठीक है। तो अब इसमें कुछ ये परसेंटेज पड़ी होती है, ठीक है, कि आपने कितना जूम करना है, 50% करना है, 75% करना है, मतलब ये सिर्फ जूम के लिए कि आपकी वेबसाइट इस वक्त हम कितनी जूम करके दिखाएं आपको। ये मैं 125 पे जूम करके देख रहा हूँ अपनी वेबसाइट को, ठीक है। इसके अंदर जब हो ना कि बहुत माइनर सी चीज़ है, फ़र्ज़ करें ये बटन है, ठीक है, अब बटन के साइड पे मैंने कोई बॉर्डर लगाना है तो मुझे दूर से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसे 200x पर जूम करके मैक्सिमम इसे मैं बॉर्डर देख सकता हूँ कि यार इसके अंदर से बॉर्डर कौन सा आ रहा है, ठीक है, जो कि 50 पे या 100% पे नहीं दिखेगा सही से, ठीक है, सिर्फ इसीलिए। बाकी इधर आ जाती है जो ये सारी जो है ना, आप इधर देख रहे होंगे, हाइट लीव एम्प्टी फॉर फुल, ठीक है, ये डायमेंशंस जो एन सी है ना, ठीक है, ये मुख्तलिफ मोबाइलों की हैं, इसे हम खुद से एडिट भी कर सकते हैं, मतलब कोई डायमेंशंस खुद से भी इसे दे सकते हैं कि ये सारे जो है ना मोबाइलों की है, ठीक है। हम इधर काफ़ी सारे मोबाइलों की और ऐड कर सकते हैं, कि मैं इसे कहूँगा कि भाई ब्लैकबेरी एक मोबाइल है, ठीक है, हत्ता कि ये बहुत पुराना है, ये जो गूगल की रिकमेंडेड है ना, जो कि आजकल चल रहे हैं, ठीक है, ये उसकी उसने दी है गूगल ने, ठीक है, 5-7 की। अगर मैं इसे भी टिक करता हूँ, उसे भी टिक करता हूँ, पिक्सल 2 की, मैं आईपैड प्रो, आईपैड एक्स और 6, 7, 8 और आईपैड प्रो, ठीक है, तो इसे मैं करता हूँ, इससे फिर मैं क्रॉस करता हूँ, तो मैं इधर जब आऊँगा तो मेरी ये डिवाइसेस सारी ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें से मैं फ़र्ज़ करें जो पहले थी आईफोन एस ई, ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ तो ये आईफोन एस ई की डायमेंशंस हैं 375 बाई 667 पिक्सल, ठीक है। अब आईफोन एस ई अगर आप उठा के अपनी ये वेबसाइट खोलेंगे तो आपको वेबसाइट आपकी इस तरह की दिखेगी। तो ये सिर्फ इंस्पेक्शन का काम इतना ही होता है कि इसके अंदर आके आपको गूगल ये प्रोवाइड करता है चीज़ कि आपकी वेबसाइट को डेवलपर को देखने में ये मदद करे कि भाई आपकी वेबसाइट यहाँ पर किस तरह की दिख रही है, रिस्पॉन्सिव है, नहीं रिस्पॉन्सिव, कोई ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, टेक्स्ट इधर उधर जा रहा है, फैल रहा है फजूल से। तो इस चीज़ को देखने के लिए ये यूज़ होती है।
अब इधर आईफोन ऐसी है मुख्तलिफ डायमेंशंस की, मैंने फ़ोन और भी ऐड किया, ब्लैकबेरी की ऐड किया है, ठीक है। अब ये पता नहीं कौन सा था, वो काफ़ी पुराना मेरे ख्याल से, तो इसलिए गूगल ने रिकमेंडेड नहीं था किया, लेकिन मैंने खुद से ऐड किया है। अब मैं इधर जिस जिस मोबाइल को ऐड करता जाऊँगा ये उस हिसाब से डायमेंशन देखे चेंज कर रहा है, ठीक है। और इसको आप मतलब अपनी मर्ज़ी से फिर 100 पिक्सल पे भी करके देख सकते हैं, 100% सॉरी। तो इसमें मतलब आपको फुल व्यू ज़रा दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट इन डिवाइसों पे इस तरह दिखेगी। तो ये सिर्फ वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए कहता है कि आपकी वेबसाइट यार हर मोबाइल पे ठीक से नज़र आ रही है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट का सारा टेक्स्ट जो भी है आपके अंदर नैव बार है, चाहे वो बटन्स हैं, इमेजेस हैं, सर्च बार है, ठीक है, नैव बार है, हेडर है, फुटर है, वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव हैं। मतलब उस वेबसाइट उस डिवाइस के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए वो आपकी वेबसाइट ओके है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं कर रही। ये अब आईपैड प्रो है, इसकी देखिए 820 है रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये इसके अंदर मेरी वेबसाइट इस तरह की दिखेगी। आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई आईपैड एयर पे अगर कोई मेरी वेबसाइट खोलेगा तो उससे ये 3 जो कार्ड्स हैं मेरे, ठीक है, ये इस 3 की बजाय सिर्फ एक एक करके शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इधर 3 कहा कि 1 2 3 ये मेरे आईपैड एयर प्रो यानी 820 पिक्सल। हम ये नहीं कहते कि आईपैड एयर प्रो पे ये दिखना चाहिए, हमें नहीं पता भाई किस मोबाइल की क्या रेजोल्यूशन है। अब वर्ल्ड में लाखों करोड़ों मोबाइल हैं, ठीक है, पता नहीं कौन कौन से जो कि आ चुके हैं, जो कि आने भी हैं, ठीक है। हमने उन सब के लिए अपनी वेबसाइट को जो है रिस्पॉन्सिव करना है, लेकिन उनके पिक्सल्स इस तरह के होते हैं, मतलब कोई स्क्रीन 6.5 इंच की है, कोई 5 इंच की है, आईफोन 5 की जिस तरह आई थी, कोई 5 सवा 5 इंच की। अब ज़्यादा जो है 6 7 इंच की, 8 इंच की, तो उनकी रेजोल्यूशन जो है ना, ठीक है, वो इसी तरह जाती है। लाइक हम मैं कह लूँ कि सैमसंग गलेक्स S20 अल्ट्रा, ठीक है। अब इसकी 412 है, सिर्फ 412 पिक्सल। अब ये मोबाइल पे जैसे ही आया तो मैं ये कार्ड्स मेरे 1 बाय 1 हो गए, ठीक है, चूँकि इसकी पिक्सल जो है ना 412 थे, बजाय इसके कि आईपैड एयर प्रो पे ज़्यादा थे। तो इस हिसाब से ये वेबसाइट को मैनेज किया ओके यार, इस पर एक एक करके कार्ड शो होगा। इमेजेस भी मैंने एक एक करके, ये कार्ड प्रोफाइल कार्ड है ये, ठीक है, ये भी एक एक करके शो किए हैं। तो नैप बार इस तरह का दिखेगा, जो भी नैप बार पे क्लिक करेगा ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए होती है। ये मुख्तलिफ मोबाइल आप किसी पे भी चेक कर सकते हैं। इधर सबसे छोटा जो मोबाइल होता है वो गलेक्सी फोल्ड होता है, 280 पिक्सल, ये वाला। ये सबसे छोटा मोबाइल है। सैमसंग गलेक्सी का फोल्ड आया मोबाइल, जो कि बड़ा भी हो जाता है, लेकिन फोल्ड रहने पर मतलब आम यूज़ के लिए जब आप कहीं बाहर हो तो वो इस इतनी उसकी सिर्फ 280 रेजोल्यूशन है। मेरे ख्याल से इससे कम किसी मोबाइल की रेजोल्यूशन आज तक नहीं आई। ये सैमसंग ने निकाला आज के, पता नहीं क्या बला निकाल दिया इन्होंने। खैर ये बड़ा भी हो जाता है। तो इसके साथ अब आईफोन एक्स है, लाइक इसकी भी 375 है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए। अब अगर ये मेरी देखेंगे वेबसाइट सिर्फ ऊपर नीचे जा रही है, साइडों पे नहीं हो रही, मतलब मेरी वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। अगर आपने फिर दोबारा से इसे लेके आना है तो इस रिस्पॉन्सिव पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ से पकड़ के खुद भी आप कस्टमाइजेशन करके मतलब सारा कुछ खुद भी आप रैंडमली देख सकते हैं कि भाई कितने पिक्सल पे मेरी वेबसाइट किस तरह की दिखेगी। अब 301 वाला कोई मोबाइल नहीं है, लेकिन मैं 301 वाले व्यू पे भी इसे देख रहा हूँ कि यार मेरी वेबसाइट 301 पिक्सल पे इस तरह की दिखेगी, ठीक है। मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ, ये रहा। अब आ जाएं, ये होगी हमारी मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अब इधर ये एक और चीज़ है, थ्रोटिंग। अब ये क्या चीज़ है, ये हमारी वेबसाइट जब होती है ना, मतलब ऑनलाइन, ये टेस्टिंग के लिए होती है, परफॉर्मेंस लाइक टेस्टिंग कह लें आप। ये थ्रोटिंग का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट जो है, मतलब इस वक्त आपका कनेक्शन बिल्कुल ओके है, ठीक है, आप इसे कोई थ्रोटिंग नहीं कर रहे, ठीक है। इसके अंदर अब अगर मैं ऑफलाइन को क्लिक करूं तो क्या होगा कि ये मैं इसे कह रहा हूं कि भाई मेरी वेबसाइट को अब आपने शो करना है जब कोई भी डिवाइस ऑफलाइन होगी। तो ज़ाहिर सी बात है, सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन होती हैं तो शो होती हैं। इसे मैंने जैसे ही ऑफलाइन किया तो सिर्फ मेरे वेब पेज के अंदर, मैं आपको इधर शो करवाता हूँ, मेरे वेब पेज के अंदर जो मैंने उसकी कोडिंग के अंदर टेक्स्ट लिखा था सिर्फ वो मुझे शो होगा। जो कि मैंने ये कोड लिखा ना सिर्फ इंडेक्स की फाइल पे, ये वाला, मुझे ये कोड सिर्फ शो हो रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको अगर कोड दिखाऊं तो ये मेरा सिर्फ ना ये कोड शो करेगा, ठीक है। अब ये जो मैंने वेब डेवलपर और ये सारा डमी कंटेंट है, ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये कोड शो कर रहा है, ये वाला, ठीक है, व्हाट यू लर्न बिकम अ वेब डेवलपर फ्रॉम फ्रा। तो अब इसकी स्टाइलिंग कहाँ गई, ये बात सवाल पैदा होता है। मैं आपको वेबसाइट दिखाऊँ तो ये मेरी इस वक्त वेबसाइट है, ठीक है, जो कि पहले कुछ किसी और तरह की थी। तो इससे क्या हुआ है कि मैंने इस वेबसाइट की इंस्पेक्ट में जाकर उसे कर दिया कि ऑफलाइन, उसकी सेटिंग कर दी ऑफलाइन डिफ़ॉल्ट। तो मैंने उसे कहा कि भाई आप ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन पे रह के मुझे अपनी वेबसाइट का जो है ना लेयर दिखाओ कि किस तरह की दिखती है। अगर तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल HTML CSS बिल्कुल मतलब कस्टम है, ठीक है, HTML CSS लैंग्वेज पर, ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है उन्हीं का, HTML CSS जावा का।
तो अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ लैंग्वेजेस पर बिल्ड है तो वो आपको सारा आपका व्यू दिखाएगा, ठीक है। अब चूँकि मेरी ये वेबसाइट सारी बूटस्ट्रैप पर है, इसकी क्लासेस बेस्ड है, ठीक है, तो ये हर क्लास को बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी से लेकर आता है और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है और इस हिसाब से उसकी स्टाइलिंग दिखाता है, ठीक है। अब इसे चूँकि हर वेबसाइट होती है ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई वेबसाइट खुलती नहीं है, ऑफलाइन का तो चक्कर ही कोई नहीं है, तो इस बात को भूल जाएं। अब मैं इसे दोबारा से अब ऑफलाइन से हटा के मैं इसे नो थ्रॉटलिंग पे करूँगा, तो रिफ़्रेश करके मेरी वेबसाइट बिल्कुल ऑन। चूँकि मेरा इंटरनेट ऑन है तो इसने फ़ौरन से, यानी इतना स्पीडीली काम होता है ये कि आपको पता भी नहीं चलता, पलक झपकते जो है ना वो सारे कंपोनेंट्स उठा लाता है यहाँ पर, ठीक है। ये रहा। अच्छा, अब बात आती है अगले सीन की। नो थ्रोटिंग हो गया, ऑफलाइन हो गया, ठीक है। नो थ्रोटिंग का मतलब कोई थ्रोटिंग नहीं करनी, हम कोई थ्रोटिंग अप्लाई नहीं कर रहे इस पर, ठीक है, किसी तरह की मतलब रिस्ट्रिक्शन इस पर अप्लाई नहीं कर रहे। आम नॉर्मल रूटीन में मतलब किसी भी बंदे का इंटरनेट ऑन है तो हम नो थ्रोटिंग को क्लिक करेंगे और इस पर हम अपनी वेबसाइट को टेस्ट करेंगे। मतलब किसी भी बंदे का वेबसाइट इंटरनेट ऑन है और वो ईजिली आ रहा है तो रिफ़्रेश करेगा वेबसाइट पे, तो उसे हमारी वेबसाइट इस तरह की दिखेगी, ठीक है। ये मैं एज अ डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ज़रा आपको रिस्पॉन्सिव नहीं लग रही होगी, इससे मुझे दोबारा से रीलोड करना पड़ेगा, Ctrl+Shift+R। वैसे तो वेबसाइट रीलोड करने के लिए Ctrl+R दबाते हैं बस, ठीक है। अगर आपने अपनी वेबसाइट बिल्कुल मतलब जब भी हम वेबसाइट किसी भी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो उसकी कुछ कुकीज़ होती हैं, कुछ कैशे होता है, कैशे मेमोरी जो कि हमारी डिवाइस की रैम के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। और अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी हम वो वेबसाइट विज़िट करते हैं तो हमें वो वेबसाइट पहले से ज़्यादा, मतलब पहले जितना टाइम लगा था उतना टाइम नहीं लगता, ठीक है, पहले से ज़्यादा स्पीड से हमें वो फ़ौरन से दिखाई देती है। मतलब पहले हमने वेबसाइट देखी थी 10 सेकंड के अंदर, अगली बार जब हम उसी वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो हमें सिर्फ वो वेबसाइट 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर विज़िट हो जाएगी, क्योंकि उस वेबसाइट की कुकीज़ हमारी डिवाइस के अंदर सेव हो चुकी थी, ठीक है। वो ऑटो गूगल की तरफ से होता है, उसका आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर उसको भी आपने क्लियर करना, मतलब आप कहते हैं कि भाई इस वेबसाइट को मैं फिर एक नए मतलब एज अ न्यू विजिटर देखूँ, तो आपने सिंपल दबाना है Ctrl+Shift+R। जब शिफ्ट भी इसके साथ दबाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल कैशे क्लियर होगा, ठीक है, और ऊपर से पेज रीलोड होकर आपको वेबसाइट आपकी दिखाएगा। मैं Ctrl+Shift+C करता हूँ फिर से, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिव, असल में वो रिस्पॉन्सिवनेस चली गई थी, वो ज़रा मैंने फिर कैशे क्लियर किया तो फिर हो गई है। अच्छा, अब बात आ रही थी, ये भी हो गया। इसके अंदर अब सेकंड चीज़ जो है मिड टायर और लो एंड, ठीक है। अब ये क्या है कि जब आपका मिड टायर, नाम से जाहिर है, जब आपका इंटरनेट मतलब एवरेज आ रहा है, ठीक है, 10 MB का इंटरनेट आपके सिर्फ जो उनसी या 500 KB स्पीड आ रही है या 200 KB स्पीड आ रही है, तो आप इंटरनेट को ऑन करते हैं और वेबसाइट पे जाते हैं, मतलब काफ़ी स्लो इंटरनेट, नॉर्मल एवरेज का कह लें, तो उस वक्त आपकी वेबसाइट इतना टाइम लेगी लोड होने में उस यूज़र के पास जिसका इंटरनेट मिड टायर है, मिड टायर मोबाइल या मिड टायर इंटरनेट। इंटरनेट इधर ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास अच्छे खासे होते हैं। तो इस पे मिड टायर मोबाइल पे मैंने जैसे क्लिक किया, मैंने रीलोड किया, फिर से दिखाऊं तो ये रीलोड पे टाइम ले रहा है, ये देखें, इधर कोड भी अभी नहीं आ रहा क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं था हुआ मिड टायर पे, यानी ये दिखा रहा है कि मिड टायर जो भी मोबाइल होगा या इंटरनेट होगा तो उस पर इतना टाइम लेगी ये वेबसाइट रीलोड होने में, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हर एक की वेबसाइट इसी तरह लोड होती है, मतलब काफ़ी टाइम लेती है। जाहिर सी बात, आपने मिड टायर सेलेक्ट किया, अभी मैं लो टायर सेलेक्ट करूँगा, फिर देखिएगा लो एंड पे आए, ठीक है। अब मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ Ctrl+Shift+R, यानी बिल्कुल एक नए सिरे से, मैं चूँकि एक लो एंड बंदा हूँ, ठीक है, तो मैं इसे बिल्कुल एक नए सिरे से वेबसाइट को विज़िट कर रहा हूँ। मैंने दबाया, अब देख रहे हैं पहले से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, रीलोड हो रहा है, पेज ब्लैंक वाइट हो गया क्योंकि मैंने एक बिल्कुल नए सिरे से विज़िट किया, उसने सारा पहले कैशे क्लियर किया और फिर से मुझे एक वेबसाइट जो कि मैं मांग रहा था उससे कि भाई मुझे ये वेबसाइट शो करवाओ, उसने वेबसाइट शो करवाई और ये अभी तक रीलोड हो रहा है, अब आगे ख़त्म हुआ है, ठीक है। ये हिसाब होता है इस चीज़ का, ठीक है, कि अगर बंदे का बिल्कुल बेकार तरीन इंटरनेट है, मतलब आजकल हमारे दौर में PTCL चलता है, ठीक है, जो कि माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आता है, तो खैर उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर उसी का होता है, लेकिन हमारा उससे भी अच्छा मोबाइल इंटरनेट है या वाईफाई फाइबर वगैरह के हो गए, तो ये उसके लिए मतलब बहुत ही थका हारा बंदा आया हो, ठीक है, और बहुत मतलब 10 KB वाले इंटरनेट पे बैठा हो, 10 KB/सेकंड वाले होता नहीं है वैसे किसी का भी आजकल, तो उस पर आके उसे ये वेबसाइट शो होगी। चूँकि आजकल इंटरनेट अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर ही है, तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी वेबसाइट इतनी स्लो हो गई है, ठीक है, इतनी यूज़र को मतलब बकवास दिखेगी तो मेरा वेबसाइट पे कोई आएगा नहीं, ठीक है, इस चीज़ को आपने बिल्कुल नहीं दिमाग पे लेना, ना दिल पे लेना। तो अभी ये वेबसाइट रीलोड हो रही है, अब
अगर इसे मैं नो थ्रॉटिंग पे करता हूँ तो इसे मैं रीलोड करूँगा तो ये 1 सेकंड या 2 सेकंड मिनिमम लगाएगा, ठीक है। मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, रीलोड हुआ, बस ख़त्म, ठीक है। ये होता है इस चीज़ का मतलब इंटरनेट का। बाकी ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है, इसका मतलब ज़्यादा अहमियत नहीं, लेकिन सिर्फ इसका आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क क्या करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे ये एक ये एरो है और एक ये। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि भाई हमें ये डिवाइसेस ऊपर शो होनी चाहिए ताकि हम अपनी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहे हैं। जब हम रिस्पॉन्सिवनेस नहीं चेक कर रहे, इसे चाहे वैसे भी रहने दे, ठीक है, ये आता रहेगा। अगर हमने इसको नहीं लाना तो हम इस पर क्लिक करेंगे कि भाई हमने रिस्पॉन्सिवनेस चेक नहीं करनी, हमें सिर्फ जो है ना साइड का कोड देखना है, तो वो इससे ख़त्म करके ऊपर वाली ऑप्शंस ख़त्म होगी क्योंकि मैंने इसे अनएक्टिव कर दिया, इनएक्टिव, तो वो चला गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये सिलेक्शन वाला है और ये रिस्पॉन्सिव वाला है। मतलब इस सिलेक्शन से होगा क्या, मैं क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्शन आ रही है सारी वेबसाइट की कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये लेआउट्स पड़े हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ऑनलाइन के अंदर होता है। मैं आपको ऑफलाइन वेबसाइट में इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अभी के लिए बेस्ट एग्जांपल है एज अ बिगनर के लिए। अगर मैं आपको किसी और वेबसाइट के अंदर लेके जाऊँ रियल टाइम जो कि ऑनलाइन है, तो उसके अंदर बहुत सारी कम्प्लेक्स चीज़ें आ जाएंगी जो कि समझने में मुश्किल होगी। हमने सिर्फ समझना ये राइट साइड वाली चीज़ होती क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसीलिए इसे चूज़ किया, बिल्कुल बेसिक सी को, तो ज़्यादा कम्प्लेक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लॉजिक जो है वो सारों में एक ही होता है, ठीक है। तो हम इधर आ रहे थे सिलेक्शन के अंदर, ये सिलेक्शन सारी दिखा रहा है मुझे, चाहे नैप बार की हो, चाहे मेरी किसी भी चीज़ की सिलेक्शन हो। मैं इसे नीचे करके आता हूँ, अब मुझे ये इस पिक्चर की सिलेक्शन भी दिखाएगा। मैं इसे दोबारा क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर की सिलेक्शन, ये टाइटल, एवरीथिंग, बटन वगैरह, नैप बार, टाइटल, हेडर, फुटर, ठीक है, हर चीज़ की मुझे सिलेक्शन दिखाएगा कि भाई इधर ये सिलेक्शन है। साइड पे आप देख रहे हैं कोड आ रहा है, साइड पे साथ साथ कोड भी आ रहा है। जिस चीज़ को मैं सिलेक्शन के ऊपर जाता हूँ ना, ये मैं हल्का सा होवर कर रहा हूँ, बस होवर कर रहा हूँ हर एक के ऊपर, तो ये साथ में कोड आता जा रहा है, ठीक है। इस तरह आपने खेलना सीखना है इस कोड के साथ, किसी भी कोड के साथ जिसकी आपको वेबसाइट, इस चीज़ पे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आप उतना ज़्यादा फ्रंट एंड के मास्टर बनेंगे, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। दूसरों का कोड समझना जब आपको आ गया ना, तब आप डेवलपर कहलाएंगे एक। जब आपको दूसरों का कोड का पता चल गया, मतलब आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हुई है और एक ही बंदे की वेबसाइट रियल टाइम जो कि ऑनलाइन चल रही है, आप उसकी वेबसाइट पर जाते हैं और जाके वहाँ वही चीज़ देखते हैं, और अगर आपको वो कोड समझ में आता है उसका, देन यू कॉल्ड अ डेवलपर, ठीक है। तो ये अब चीज़, क्योंकि अगर हम देखें ना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे ख्याल से 40 to 50% बंदे होते ही इसी चीज़ के लिए कि भाई हमने अपनी वेबसाइट को अपडेट करना है, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट को भाई जो है ना, मतलब उसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन करनी है, कुछ नई चीज़ें डालनी है, तो उसके लिए डेवलपर वो ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। आजकल जितने बंदे भी वेबसाइट्स नहीं बनवा रहे हैं, उससे ज़्यादा पहलों के पास बनी पड़ी हैं जो कि उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको दूसरों का कोड समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ होते हैं मतलब नूब कोडर्स मैं कह सकता हूँ, ठीक है, बहुत ही बुरा कोड करते हैं, ना कमेंटिंग ना कुछ और। कमेंटिंग करनी भी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, क्योंकि इधर हमें इशारा शो हो रहा होता है, तो कोई भी इधर से उठा सकता है कोड। वैसे इलीगल नहीं है, लेकिन आप इधर से चीज़ों को यूज़ करके समझ के तो अपने मतलब एज अ बिगनर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी खासी। एज अ आप अप्लाई भी कर सकते हैं प्रोफेशनली, लेकिन एज इट इज़ आपको मतलब ये एक्सेस ही नहीं मिलेगी कि इस सारे कोड को आप किसी तरह यूज़ कर सके, आपको समझ नहीं आएगी। कोई बंदा होगा जिसे सारे कोड का पता हो, ठीक है, तो वो इस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा कि हाँ भाई इसने इधर से, यानी फ़र्ज़ करें मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि भाई इसने ना ये इमेज यहाँ पर कैसे दी है, ठीक है। मैं सिलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, इस इमेज पे जाकर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मुझे ये इमेज की शो हो रही है कि भाई इसने इमेज ये शो किया है, ठीक है, उसकी CSS ये नीचे आ रही है, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लूँगा कि यार इसने ये इमेज किस तरह यहाँ पर सेट की है, ठीक है। तो इस तरह ये टेक्स्ट भी आ रहा है कि ये इसने टेक्स्ट यहाँ पर इस तरह सेट किया है। मैं इसे क्लिक करूँगा, इसकी CSS भी नीचे आ जाएगी और ऊपर ये सारी HTML मैं इसे खोलूँगा तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरह मतलब आप कोड्स को समझ सकते हैं दूसरों के, इसलिए दूसरों के कोड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर हम इसी चीज़ पे आते हैं, सिलेक्शन कर रहे थे हम, ठीक है। सिलेक्शन के अंदर आए, सिलेक्शन का आपको पता लग गया। अब मोबाइल का भी आपको क्लिक किया, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस फ़ौरन से आ जाएगी। इसे मैं अनइनेबल करता हूँ, इनएक्टिव करता हूँ, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसे खोल ही रखता हूँ चूँकि हमें बार बार ये छोटा बड़ा भी करना पड़ेगा। खैर ठीक है, ये चीज़ होगी। तो हमने अब चेक करना है ऊपर से कि यार ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये सिलेक्शन क्या चीज़ है, किस तरह कोड को देखना है हमने, सब कुछ। तो इन टैब्स के अंदर अभी मैं नहीं जाऊँगा, अभी मैं सिर्फ सिलेक्शन के अंदर जाऊँगा। बाकी टैब्स कह लें आप फ्रंट एंड के अंदर किसी भी काम के नहीं है, ठीक है, किसी भी काम के नहीं है। परफॉर्मेंस इंसाइट्स है एक तो, ठीक है,
और परफॉर्मेंस ये और मेमोरी एक दो चीज़ें हैं जो कि बहुत बहुत मतलब लेस यूज़ करेंगे आप। बाकी मेन जो चीज़ है ना एज अ डेवलपर आप इसी चीज़ को ज़्यादा देखेंगे। इस चीज़ के आप मास्टर बन गए ना तो 30 to 40% प्रोग्राम हर मतलब हर प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर आपको मतलब आप मास्टर हो गए, ठीक है। यहाँ से आपको कोड देखना समझना आ गया, काम ख़त्म इंशाल्लाह। तो मैं इसे फिर से करता हूँ सिलेक्शन के अंदर, सिलेक्शन मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ सबसे पहले, अबे भाई चुप हो जा, मुर्गा हमारा बहुत बोलता है इधर, मोहल्ले का सॉरी, हमारा नहीं है। अच्छा इधर सिलेक्शन पे आए तो इधर नैप बार के अंदर मैं हेडर, ये मेरा हेडर है, ठीक है। मैं हेडर पे क्लिक कर रहा हूँ। ये सबसे पहले मेरा हेड दिखा रहा है कि भाई इधर ये सारी चीज़ें HTML है और UTF-8 ये सारी मतलब जो भी हम बॉयलर प्लेट पहले सेलेक्ट करते हैं, ये बॉयलर प्लेट है HTML टेम्पलेट की, ठीक है। और जो कि मैं आपको कोड के अंदर भी दिखा दूँ तो ये मेरी सारी ये शो कर रहा है हेड टैग ये वाला, ठीक है। स्टार्ट पे इसे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कोड आपको यहाँ से भी दिखा रहा हूँ हल्का हल्का, इधर मैंने कमेंटिंग की हुई है लेकिन उधर शो नहीं होगी। बॉडी, इधर बॉडी टैग के बाद नैप बार है, नैप बार शुरू हो रहा है, नैप बार को हम इधर ढूंढ लेते हैं भाई अभी। अच्छा इधर से नहीं अगर मिलता तो हम फ़ौरन से इस सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इधर जाऊँगा मैं और इधर से जाके मैं इसे इस चीज़ पर क्लिक करूँगा तो मुझे फ़ौरन उस चीज़ के कोड पर ले जाएगा कि भाई इसका कोड यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। ये चीज़ तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया ये मुझे इधर हाईलाइट हो गया आ गया। अब इस नैप बार का टैग है ये, मैं ये साइड पे जो एरो ना इसे आपने क्लिक करना है। सब ये अनफोल्ड हुए होते हैं, इनको मतलब फोल्ड हुए होते हैं, इनको अनफोल्ड करना होता है, मतलब रैप हुए होते हैं, अनरैप करना होता है। ये कोड को मैंने अनरैप किया, उसके अंदर फिर एक डिव है। अब ये देखें मैंने नैप को स्टार्ट में लिया, अब क्या एक नैप बार है, ठीक है। और ये जो ग्रीन साइड शो हो रही है ना ये वाली, ये नीचे वाली ग्रीन लाइन और ऊपर वाली ग्रीन लाइन, दरमियान में एक वाइट लाइन है। तो ये जो दो लाइनें हैं ना ये हमारी मेन शो कर रही हैं कि ये जो है ना मतलब नैप बार का बिल्कुल आउटर साइड जो आता है ना। अगर आपको डिव टैग बूटस्ट्रैप का समझ में आ गया ना, ग्रिड सिस्टम ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं बूटस्ट्रैप की बात कर रहा हूँ, बाकी का मैं नहीं जानता, लेकिन बूटस्ट्रैप के केस में ये होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये आपको सिलेक्शन के अंदर ये ग्रीन लाइनें शो करवा रहा है, ये मतलब मेन डिव जो है ना मतलब जिसके अंदर ये नैप बार बना हुआ है, ठीक है। एक मेन कंटेनर कह लें, एक मेन कमरा कह लें, ठीक है। एक मेन कमरा है, कमरे के अंदर ये वाइट वाला टेक्स्ट है ना, ये वाली पूरी लाइन, ठीक है, ये पड़ी हुई है। अब कमरा क्या है, कमरा ये वाला है, ये एक पूरा कमरा है, ये ग्रीन लाइनों वाला और विद इन मतलब अंदर वाला टेक्स्ट भी है जो, और उसके अंदर ये एक लाइन पड़ी हुई है। अब कमरा इधर से क्या है, ये नैव का टैग है, NAV नैव, ठीक है। इसके अंदर अब यहाँ पे यहाँ से ये टैग शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। उसके आज नीचे आऊँगा मैं तो ये नीचे वाला सेक्शन ये वाला टैग शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यानी नैव वाला टैग यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका कोड हमें पता चल गया, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमें बता देगा कि भाई इसका कोड यहाँ से लेके यहाँ तक है। मैंने जैसे इसे अनफोल्ड किया तो इसका सारा कोड नज़र आ रहा है मुझे। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर ये इसने आप क्लासेस यूज़ किए हैं। नैव के अंदर क्लास, नैव बार एक्सपेंड, LG BG, ये जो भी जितने भी क्लासेस है बूटस्ट्रैप की इनबिल्ड है, इन पर मैं नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मतलब सिर्फ आप सिलेक्शन देख सकते हैं कि भाई इसको सिलेक्ट किया मैंने जैसे ही, ठीक है। अब मुझे शो करवा रहा है कि ये किस चीज़ की आउटपुट, मतलब इस चीज़ की आउटपुट कहाँ आ रही है, ये आ रही है आउटपुट, ठीक है, नैप बार। और इसकी फ़ौरन से मुझे ये स्टाइल्स है, नीचे आएंगे ये HTML है सारी ये वाली, और नीचे आएंगे तो ये स्टाइल्स है। इसके अंदर ये सारी आपकी स्टाइल डॉट CSS है ना, CSS जो भी है तो वो उसे शो करेगा। एंड पे आके मैं इस पर भी आता हूँ। अच्छा ये जो है ना आपका इधर से आपको दिखा रहा है कि भाई ये जो है ना आपकी सारी CSS है, जिस भी पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उसकी CSS नीचे आ जाएगी। मैंने इसको नैव को सिलेक्ट किया, अब सिर्फ नैव की आई है। डिव को सिलेक्ट करूँगा, डिव की अलहदा से आएगी, ठीक है। मतलब है तो डिव नैव का हिस्सा है, लेकिन नैव को अगर क्लिक करूँगा तो सिर्फ नैव की आएगी, जो कि नैव की क्लासेस के ऊपर, ये क्लासेस है ना, इन क्लासेस के ऊपर जो CSS सप्लाई है वो सिर्फ नीचे आएगी, ठीक है। अब इधर अब मैं देख रहा हूँ कि भाई अब कोड के साथ खेलना कैसे है, मैं ये भी चीज़ बताने लगा हूँ। इस चीज़ को आपने सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, ठीक है। ताकि आपकी मतलब बेहतरीन प्रैक्टिस होगी ना जब, तो आपको मतलब चीज़ों को समझने में, किसी भी वेबसाइट की चीज़ों को समझने के लिए बहुत आसानी होगी। अब इधर मैं जा रहा हूँ कि भाई ये इसने ना BG डॉट डार्क दिया हुआ है। अब ये देखें BG क्लास डार्क, ये BG डार्क है, किसकी क्लास है, नैव की। तो इधर क्या आई सबसे पहले BG डार्क, यानी इन क्लासेस नैव बार एक्सपैंड LG इनकी कोई CSS नहीं है। इधर CSS नहीं है, जावास्क्रिप्ट है। नैव बार की जावास्क्रिप्ट इस तरह है कि वो बूटस्ट्रैप का मतलब प्री डिफाइंड कोड है कि इस नैव बार को आपने इस तरह रखना है,
ठीक है। अब बीजी डार्क है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये चेक है, अनचेक करता हूँ इसे, ये वाइट हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने बूटस्ट्रैप के कलर को वेबसाइट के अंदर, अब ये वेबसाइट फ़र्ज़ करें ये वेबसाइट ऑनलाइन है, ठीक है, कोई भी बंदा इस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, तो लेट्स से अगर वो बंदा वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, आप उसकी वेबसाइट के अंदर जाके इस तरह इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसकी इंस्पेक्ट पे जाके व्यू सोर्स कट के, तो उसके क्लासेस के साथ जाके छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसकी वेबसाइट का जो व्यू है, अब जो इस व्यू को फ़र्क पड़ा, मतलब इसका ये बैकग्राउंड ब्लैक था, मैंने इसे वाइट कर दिया, मतलब इसे बैकग्राउंड को ख़त्म कर दिया, तो ये सिर्फ टेम्पोररी तौर पर आपके लिए हुआ है। ये मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने इधर से ये मैंने वेबसाइट को इसकी हैक कर लिया, मैंने इसको सारा इसका कोडिंग बेड़ागर कर दिया इसका, ये सीन नहीं है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये सिर्फ आप कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ आप कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। ये टेम्पोररी है, ये कोड टेम्पोररी है। मेन कोड जो है वो मतलब जिस बंदे ने जिसकी कंपनी की होस्टिंग बाय की है, ठीक है, उसने अपना कोड वहाँ पर अपलोड किया है, अपनी फाइल्स। तो क्या होगा जब भी वेबसाइट रिफ़्रेश होगी, अब इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ब्लैक को वाइट कर दिया, ठीक है। अब जैसे भी जब भी वेबसाइट रिफ़्रेश होगी, तो वो अपने ही जो मतलब पीछे से कोडिंग डिफाइंड है जो कि डेवलपर ने अपलोड की हुई है, वो वहाँ से कोड उठा के लाएगा, आपका कोड नहीं इधर से देखेगा कि भाई आपने इसे बैकग्राउंड कलर को ख़त्म कर दिया था। तो ये यूज़र के कंट्रोल में नहीं है, यूज़र के कंट्रोल में सिर्फ इतना है कि वो इनसे छेड़छाड़ आगे कर सकता है, सिर्फ अपने लिए, इससे वेबसाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रत्ती बराबर भी, ठीक है। 0.001% भी फ़र्क नहीं पड़ता वेबसाइट को, ये सिर्फ आपके लिए है। मतलब गूगल ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है हमें, हमें सोर्स कोड दिखाता है, तो उसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। अब लेट्स से मैं इधर बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, ठीक है, डार्क, ये बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी है, तो मैं इसके अंदर जाके इसे सेलेक्ट करके इसके अंदर से आके, अब एडिटर भी गूगल में दे रहा है, मैं इसे ब्लैक करता हूँ वाइट, और इसे बैक करके मैं इसे कर देता हूँ रेड, अब ये रेड हो गया सारा। मैं इसे कर देता हूँ येलो, येलो हो गया, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ ग्रीन, ये ग्रीन हो गया। ये क्या हो रहा है, ये मैं खुद से प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके, ठीक है, तो खुद से सिर्फ कोड, उस कोड के अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ जो कि गूगल हमें इस वेबसाइट के साथ साथ प्रोवाइड कर रहा है कि भाई इस कोड के साथ ये वेबसाइट इस वक्त होस्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन गूगल के पास वो कोड सेव है। अब जो ये आप चेंजिंग कर रहे हैं, अब मैं इधर जो भी चेंजिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये चेंजिंग उस बैकएंड के मतलब जो भी होस्टिंग जिस भी बंदे की उसने ली हुई है, ठीक है, तो उस पे जाके ये अप्लाई नहीं हो गई, सिर्फ गूगल के डेवलपर प्रोग्राम लाइक कह लें आप, इंस्पेक्शन उस पे अप्लाई हो रही है, मतलब आपके व्यू के लिए बस, इससे डेवलपर को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, ना वेबसाइट का कुछ होता है ना डेवलपर का कुछ होता है। ये सिर्फ आपकी ईज़ के लिए है कि आप चीज़ों को किस तरह देखना चाह रहे हैं, आप उस तरह देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं इससे कोई भी कलर कर सकता हूँ, मैं ऐसे दोबारा अगर उसने डार्क किया था तो मैं इसे ब्लैक करता हूँ, ये ब्लैक है बिल्कुल। अब मैं इसे डार्क करता हूँ तो ये डार्क होगा, बल्कि सॉरी डार्क HTML की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इधर मैं HTML की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा था, CSS, तो इधर चूँकि उसकी प्रॉपर्टी है तो मैं इसे रिफ़्रेश कर लूँगा। अब देखना इसका कलर वाइट है, ठीक है, लेकिन मेरा बैकएंड पे ये जो कोड है ये वाला, ठीक है, ये मेरा कोड एक फाइल के अंदर सेव है। अब क्या होगा, ब्राउज़र को मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा कि भाई मेरी वेबसाइट को रिफ़्रेश करो, तो ये क्या करेगा, इस कोड के अंदर जाएगा, दोबारा से सारा ये कोड रन करता है, ना कि आपके वाला ये जो कोड के अंदर चेंजिंग की होती है इसे रन करेगा, वो फाइल वाले कोड को रन करेगा जिससे आप सोर्स कर रहे हैं, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, वेबसाइट बिल्कुल ओके है, वेबसाइट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, ये चीज़ है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ऑनलाइन में होता है। तो अब थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, नैव बार थोड़ा हो गया। नैव बार के अंदर आपको एक दो और चीज़ें बताऊं कि नैव के अंदर आया मैं, ठीक है, आपको एक एक चीज़ के पास किस तरह जाना है, ठीक है। अब मैंने इस डिव के ऊपर क्लिक किया, अब ये डिव मुझे बता रहा है कि भाई इस डिव की ये क्लास है, ठीक है, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया गया है, फ्लैक्स रैप इसका इनहेरिट है। अब ये क्या है, ये नैव बार का कंटेनर ये अब साथ में बता रहा है, ठीक है, कि नैव बार डॉट CSS। अब ये भला क्या है, ये नैव बार की मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ठीक है, और ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये बूटस्ट्रैप की है। अब इस नैवबार डॉट SCSS, ठीक है, ये सैस है, और ये 33 लाइन पर ये आप देख रहे हैं नीचे इसका CDN आ रहा है, ठीक है, मैं होवर कर रहा हूँ, इसका CDN आ रहा है। अब ये बता रहा है कि भाई इसकी CDN मैंने करेक्ट किया हुआ है, ये रहा मेरा CDN जो कि ऑनलाइन के वक्त आ रहा था, ये एक ये CDN है और एक ये CDN है, ठीक है। अब इन दोनों CDNs के अंदर हो क्या रहा है कि ये CDN जैसे इन CDNs के अंदर मतलब ये बूटस्ट्रैप क्या, तो ये जैसे मैं इसे क्लास को नैवबार की क्लास को नहीं, ये नैवबार की क्लास को मैंने जैसे ही बताया कि भाई ये क्लास इस पे अप्लाई करनी है आपने, तो उसने क्या किया, वो उस लिंक के थ्रू गया,
कहाँ पर, बूटस्ट्रैप के पास, चूँकि वो बूटस्ट्रैप का था सीडीएन, उसके पास जाके उस वहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली, उस क्लास के अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी वो उसने ला के इधर गेट कर दी, ठीक है, ये चीज़ बस। तो अब उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये बूटस्ट्रैप की तरफ से है, ये मैंने कोई सीएसएस के अंदर डिफाइन नहीं की, ये सारी बूटस्ट्रैप की तरफ से हैं, ठीक है, ये इसे बूटस्ट्रैप मैनेज कर रहा है। मैं वैसे इसके अंदर जाकर अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश करता हूँ कि भाई इस पर डिस्प्ले फ्लैक्स है, तो मैं कहता हूँ कि भाई डिस्प्ले फ्लैक्स ना हो, तो ये क्या होगा, चूँकि ये डिस्प्ले फ्लैक्स था पहले, तो ये इधर आ गया, ठीक है। अब ये भी मैं लोकल होस्ट पे ही कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर भी मतलब मेरी वेबसाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा ये वापस से उधर चला जाएगा, चूँकि इसने कोड दोबारा रिकम्पाइल किया है। उसके बाद अगर अलाइन आइटम सेंटर है, मैं इसे क्लिक करता हूँ, सॉरी ये जस्टिफाई कंटेंट, ये भी आ गया, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन था, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है एकदम, मतलब आपको कोड को दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह कोड के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब इनके दरमियान मैं इसे स्पेस बिटवीन की जगह इसे मैं स्पेस अराउंड भी नहीं करूँगा, इसे ये अब सारी बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज़ मुझे शो दिखा रहा है कि भाई आप कौन सी प्रॉपर्टी इधर करना चाह रहे हैं। मैं इधर कहूँगा भाई मैं सेंटर करना चाह रहा हूँ, ये दोनों सेंटर में आ गए, ठीक है। इस तरह मतलब हम कोड के अंदर चेंजिंग करके देख सकते हैं कि भाई अगर अपनी वेबसाइट के अंदर मैं यही प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, वो उसे मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ, ठीक है, तो वो किस तरह की दिखेगी, वो इस तरह की दिखेगी, ठीक है। ये होता है अपनी वेबसाइट के लिए बेनिफिट उठाना किसी भी वेबसाइट के अंदर से। अब ये सारी जो मीडिया क्यूरीज है, ठीक है, मीडिया क्यूरीज ये मैंने आपको बताया था कि मीडिया क्यूरीज वो होती हैं, मतलब वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। होता क्या था सीएसएस के अंदर, हम जब मतलब ये बूटस्ट्रैप के फंक्शन जब नहीं था आया लारावेल और ये सारे मतलब फ्रेमवर्क जितने भी हैं, तो सबसे पहले लैंग्वेजेस आई थी, ठीक है, लैंग्वेजेस के बाद ही उसका फ्रेमवर्क आता है। तो होता क्या है कि जब भी लैंग्वेज होती है तो उस लैंग्वेज के अंदर फ्रेमवर्क आता क्यों है, फ्रेमवर्क लैंग्वेज को शॉर्ट करने के लिए आता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ कोड प्री डिफाइंड किया होता है, ठीक है, कुछ फंक्शंस बैकएंड के अंदर और फ्रंट एंड के अंदर कुछ क्लासेस, ठीक है, ये चीज़ें बनाई होती है और इन पे फंक्शंस मतलब इन पे पहले ही कोड अप्लाई किया हुआ होता है और वही कोड हमें दिया जाता है कि भाई ये ओपन सोर्स है, इसे यूज़ करें, ये क्लासेस यूज़ करें तो आपकी ये स्टाइलिंग हो जाएगी। उन सारों को पढ़ के हमें रीड करके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो फिर हमें पता चलता है कि भाई आप जो है हमें 10-20 लाइनों का कोड लिखने के बजाय सिर्फ 2 लाइनों का कोड लिखने की ज़रूरत है, जो हमारा वही काम हो जाएगा, ठीक है। ये होता है फ्रेमवर्क का मकसद। तो इसके अंदर बिल्कुल वही वाली चीज़ है। सीएसएस के अंदर जब एचटीएमएल सीएसएस थी सिर्फ, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें ये अलग मतलब एक एक डिवाइस के लिए ये मीडिया क्यूरी लिखनी पड़ती थी। अब भी अगर आप चाहें मैं खुद करता हूँ, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है एज एमरजेंसी, हमें नई बूटस्ट्रैप की जो है ग्रिड सिस्टम पसंद आता थोड़ा बहुत कि भाई इधर नहीं हम अपनी कस्टम करना चाह रहे हैं, तो वह हम अपनी भी कर सकते हैं सीएसएस के अंदर ये मीडिया क्यूरी दे के। तो इस तरह मीडिया क्यूरी लिखते हैं, बिल्कुल यही सिंटैक्स होता है, ठीक है, @media सीएसएस के अंदर जाके मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाऊँ। जिस तरह ये मैंने अपनी कस्टम दी हुई है @media min width 768 पिक्सल, कि क्या हो मीडिया, जितना भी मीडिया वहाँ पर है, मतलब ये मीडिया क्यूरी है, मीडिया क्यूरी लगाने का सिंटैक्स है, ठीक है, एक ये भी है और एक ये भी है, ये वाला, ठीक है, मीडिया स्क्रीन, ये दोनों चलते हैं, काम एक ही है दोनों का, ठीक है। तो अब ये क्या है कि मीडिया, अब क्या करो, मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ जो हो 768 पिक्सल की, यानी 768 पिक्सल कम से कम विड्थ होनी चाहिए जब वेबसाइट की, ठीक है, जब उसे मैं 768 पिक्सल पे कम से कम जब मेरी वेबसाइट आए तो उस पर कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई हो। मैंने फिर क्या किया, एक क्लास को टारगेट किया जिसको मैं स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और किस तरह की स्टाइलिंग, मैं उसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहा था, 50% करना चाह रहा था उसकी, ठीक है, उसकी विड्थ को मैं 50% करना चाह रहा था, किसकी, न्यूज़ इनपुट वाली क्लास की, और किस रेजोल्यूशन पे, 768 पिक्सल पे, क्या हो वो मिनिमम, जब कम से कम वो इतनी विड्थ की हो, ठीक है, इससे कम की नहीं होगी, इससे ज़्यादा की हो तो चलेगा, इससे कम की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसका ये मतलब है। अगर इधर मैं मैक्सिमम डाल दूँ तो इसका ये मतलब होगा कि भाई यही दो ज़्यादा यूज़ होती है, मैक्स और मिन, ठीक है, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ, यही ज़्यादा यूज़ होती हैं। मैक्स का ये मतलब है कि 768 पिक्सल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। मिन में उल्टा था, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, ठीक है, उल्टा है। मैक्स में क्या था कि 768 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 7 यानी 768 पिक्सल से कम हो विड्थ जब वेबसाइट की, तो ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, ठीक है। जैसे ही 768 से 769 जाएगी ना, यानी 769 जाएगी जैसे ही 768 से स्क्रीन साइज़, ये वाली रेजोल्यूशन मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो, ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हमने इधर मैक्सिमम लिखा है कि भाई इसकी मैक्सिमम लिमिट सिर्फ इतनी है, ठीक है। इसी तरह मैंने इसे अब मिनिमम, मैं इसे दोबारा कर देता हूँ अंडू, ठीक है, ये रहा।
तो इस तरह हम अपनी कस्टम मीडिया क्यूरीज लगाते हैं। दोबारा से कोड पे चलते हैं। तो इसके अंदर ये होगी मीडिया क्यूरी। अब ये बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन है, ठीक है। बूटस्ट्रैप अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है हर चीज़ को, जो भी आपने क्लासेस दी हुई हैं उस हिसाब से, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही वही चीज़, अगर आपको किसी चीज़ की स्टाइलिंग नहीं पसंद आती तो आप उसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई मीडिया क्यूरी, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं भाई नीचे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, सॉरी। ये रही। अब ये एक सेक्शन है, ठीक है। इससे पहले कि मैं ये समझूँ, मैं इससे समझाता हूँ, ठीक है। अब ये एक सेक्शन है, इसका ये कमेंट आ रहा है शोकेस, ठीक है। सॉरी, कमेंट भी शो हो जाते हैं, इधर कमेंट भी शो होते हैं, ठीक है। इधर नैब बार का भी कमेंट था, ये रहा, ठीक है। और कमेंट भी शो होते हैं, मतलब जो भी आपने फाइल के अंदर अपनी लिखा वो सारा कोड यहाँ शो होगा, ठीक है। लेकिन आप उसे कॉपी वगैरह या वो नहीं कर सकते, कोई और तरीके हैं, ठीक है। काफ़ी वेबसाइट्स जो कि कॉपी करवाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, किसी को बिल्कुल A to Z या टिकटॉक कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉपी करते रहेंगे तो आपसे कभी भी खुद भी कुछ नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में बिठा लें। अगर आप दूसरे बंदे को मतलब उसका कोड ही कॉपी करते रहें, उसके तरीके को कॉपी करना वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन दूसरे बंदे का कोड यूज़ करना, उसे उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा देना, ये बिल्कुल गलत बात है यार। और इससे डेवलपर को बहुत नुकसान होता है। मतलब अगले बंदे को नुकसान नहीं होता जितना हमको होता है, कि एक डेवलपर है बंदा और अपने आप को डेवलपर कहता है, दूसरे का कोड चोरी करके दो अपनी वेबसाइट पे। हाँ, तरीके को आप डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हो, भाई इसका डिज़ाइन इस तरह का, मैं यही डिज़ाइन डाल के इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी भी डाल दूँ, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। और एज अ बिगिनर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। तो इसी से बंदा स्टार्ट लेता है और आगे फिर अपनी क्रिएटिविटी आती है। जाहिर सी बात है, कोई ऊपर से तो लेके नहीं आता सारी क्रिएटिविटी, चीज़ें देख के ही आती है ना। अच्छा, इसके अंदर अब ये सेक्शन था, ठीक है। सेक्शन के अंदर भी ये क्लासेस डिफाइंड है और ये क्लासेस के हिसाब से ये सारा कुछ मैंने जोड़ा है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आगे से फिर इसका ये जितना भी है ग्रीन कलर का एरिया साइड पे कॉर्नर्स पे, ये सारी एक डिव है, लाइक एक कमरा, मैंने आपको बताया था कंटेनर, ठीक है। ये एक सेक्शन का है। अब सेक्शन क्या कर रहा है, ये एक चीज़ को मतलब साइड पे सारा सेक्शन है और उसके अंदर अब इसे मैंने पहले ये फोल्ड था, मैं इसे अनफोल्ड करता हूँ तो इसके अंदर ये रहा इसका कंटेनर। पहले बाहर सेक्शन है, उसके बाद उसका कंटेनर है, उसके बाद उसका अंदर ये दोनों पार्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद इसको भी मैं खोलता हूँ तो उसके अंदर एक ये पार्ट है, ठीक है, और इसके अंदर एक ये पार्ट है। काम ख़त्म। बटन भी चाहिए आपको, बटन भी दिखा देते हैं। बटन होगा, चूँकि बटन जो है इस पार्ट का हिस्सा है, ये वाले पार्ट का, सॉरी ये वाले पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। यानी ऊपर वाले पार्ट का हिस्सा बटन है। मैं बटन को कैसे ढूंढूं? बटन पे वैसे तो आप क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन इधर से अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ कि मैं जैसे गया कंटेनर के अंदर, ठीक है। कंटेनर ये पूरा आ रहा है कंटेनर, मतलब कंटेनर के अंदर दोनों पार्ट्स आ रहे हैं। कंटेनर नाम से ही जाहिर होता है यार, कंटेनर, ठीक है। फिर डिव, उसके बाद ये डिव, उसके बाद ये डिव, यानी ये दो चीज़ें। अब बटन को ढूंढना है, इस डिव के अंदर जाऊँगा, चूँकि इसे डिव के नीचे है। ये रही हमारी H1 की हेडिंग, ये भी खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए बिकम आ, फिर स्पैन टैग लगाया है, ठीक है। फिर उसका लिखा है वेब डेवलपर। अब मैं इसे चेंज करने की कोशिश करता हूँ। टेक्स्ट वार्निंग को मैं कहता हूँ कि भाई मुझे वार्निंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्राइमरी। इसे मैं अप्लाई करूँगा, क्या हो गया? ब्लू हो गया। ये बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी है, ब्लू हो गया, ठीक है। यानी इस तरह आप चीज़ों के साथ खेलें, इस तरह कोड को खेलना सीखें, ठीक है। मतलब कुछ भी पंगे वगैरह लें, मैं इधर बिकम करके कहता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई नहीं, मैं इधर कहता हूँ आई एम, ठीक है। अब इधर बिकम वेब डेवलपर की जगह आई एम प्रिंट होगा, वो रहा आई एम वेब डेवलपर। चूँकि मैं इस कोड के अंदर जाकर चेंज नहीं कर रहा हूँ, वेबसाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस सोर्स कोड के अंदर कोई भी चीज़, मेरी ये ओरिजिनल सोर्स कोड है इस वेबसाइट का, जो भी इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। तो मेरा ये सोर्स कोड सेफ़ है, इससे कुछ नहीं होगा। डेवलपर के सोर्स कोड को कभी कुछ नहीं होगा। मैंने उधर क्या प्रिंट किया था, आई एम वेब डेवलपर, ठीक है। मैं इधर दिखाता हूँ, मैंने उधर से चेंज कर दिया, लेकिन मेरा ओरिजिनल कोड सोर्स कोड जो है उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसका मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये देख बिकम अ वेब डेवलपर, ये उस तरह का उस तरह, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ ब्राउज़र के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। ये आप कह लें सिर्फ टेम्पोररी कोड आ रहा है आपके पास, आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। डेवलपर को आप कुछ नहीं कर सकते, ना उसकी वेबसाइट को ना उसके कोड को, ये सिर्फ अपने लिए मैं कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अब मैंने ये सारा कुछ किया। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट आएगा, पीछे से कोड दोबारा से कंपाइल होके। अब मैं दिखा रहा था आपको हेडिंग्स, ये हेडिंग रही। उसके बाद हम जा रहे थे बटन की तरफ, ये रहा पैराग्राफ, ठीक है। अब उसके बाद हर एक की टैग साथ शो होगा, हर एक के साथ में क्लास शो होगी, हर एक का टैग, हर एक की क्लास, हर एक की स्टाइलिंग, जो भी उसने दिया कोड के अंदर वो सारा कुछ शो होगा आपको। ये डाटा भी शो हो रहा है, ठीक है, जो भी टेक्स्ट है।
ये पैराग्राफ टैग था यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद ये बटन शुरू हो गया, ठीक है। बटन का आपको मैं बटन के साथ खेल कर दिखाऊँ थोड़ा सा। बटन को हम करते हैं भाई, इसका बटन बहुत बड़ा मुझे पसंद नहीं आया, बटन को छोटा कर दो, छोटा कर दिया, ठीक है। बटन हमने छोटा कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ना जो है ना इसका कलर भी नहीं पसंद, कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं इधर से, अगर आपको क्लासेस आती है बूटस्ट्रैप की तो आप इजीली कर सकते हैं। अब इसकी BTN प्राइमरी है, मैं कहता हूँ BTN सक्सेस हो जाए ग्रीन कलर का, ठीक है। कहाँ पर गया, सॉरी स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग मिस्टेक मेरा, एंड पे एस, ये रहा, ठीक है। ग्रीन हो गया बटन, ये टेंशन ख़त्म। अब जैसे ही मैं मतलब जब तक मैं इसे रिफ़्रेश नहीं ना करूँगा, ठीक है, तो ये इसी तरह का चीज़ें मुझे शो होंगी, ठीक है। इसी तरह का बटन मुझे शो होगा, सारी इसकी एक्शन जो भी है सारे ओके होंगे, लेकिन ये बटन इसी तरह का मुझे शो होगा जब तक मैं इसे रिफ़्रेश नहीं करूँगा। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ Ctrl+R, ये दोबारा से कंपाइल होके आएगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जा रहे हैं। आप ये साइड पे पिक्चर थी, पिक्चर का भी आपको बता दिया कि पिक्चर ये इसने सिंपल कोई रैंडम सी पिक्चर पकड़ी है। ये इस तरह से आप पिक्चर देख सकते हैं, जहाँ से भी ये लाया होगा वो सोर्स कोड उसका शो हो जाएगा। ये पिक्चर थी इसकी, ठीक है, बिल्कुल डमी बैकग्राउंड, और ये मतलब उसकी लोकल होस्ट पे है। ऑनलाइन भी आप इसी तरह कोई भी पिक्चर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम इस सेक्शन के अंदर। अब ये वाला जो सेक्शन है मैं इस पर दोबारा सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है। अब इससे कहता हूँ कि भाई मुझे ये वाला सेक्शन का कोड शो करो। अब उसने बता दिया कि भाई इस फाइल की जो भी फाइल के अंदर कोड सेव है उसके अंदर उसने कमेंट दिया हुआ न्यूज़लेटर का। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अपनी ओरिजिनल फाइल के अंदर कमेंटिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए। मतलब एक इंस्पेक्टर से बचने के लिए, मतलब एक वेबसाइट वो देख तो सकता है लेकिन उसे सारी चीज़ें समझ में ना आए कि यार वो आपका टिकटॉक कोड कॉपी ना पेस्ट ना कर सके। SEO वगैरह में आगे थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। बाकी कोशिश करके अपनी वेबसाइट को जितना हिडन हो सके रखें, चूँकि हैकर का है कि मतलब काम होता है कि वेबसाइट्स के साथ जो है ना छेड़छाड़ करना। तो उस चीज़ों से बचने के लिए हर बंदा फ़ायदे के लिए नहीं आता, नुकसान के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं बजाय फ़ायदे के लिए। तो इसीलिए कोड को कमेंटिंग बहुत कम करें। चूँकि ये मेरा लोकल होस्ट का कोड है, ठीक है, अपनी समझने के लिए, तो इसे मैंने कमेंटिंग हल्का फुल्का किया हुआ है। तो अगर आप कर भी लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप कोड को जो है ना कमेंट्स ना करें। उसके बाद सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन के अंदर जब मैं जाता हूँ तो ये मुझे सेक्शन शो करा कि भाई यहाँ से लेके ये पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा सेक्शन है किसका, अंदर ये सारा टेक्स्ट है। अब मैंने टेक्स्ट की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन को अनफोल्ड करूँगा, उसके अंदर आऊँगा। फिर उसने मुझे दिखाया कि भाई इसके अंदर एक कंटेनर पड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अब कंटेनर को खोलो। कंटेनर के अंदर मैं गया, उसने कहा कि भाई अब इसके अंदर 1 से 2 कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, उसके अंदर एक हेडिंग है। अब मैंने कहा भाई जो भी है अंदर दिखाओ मुझे। मैंने इस डिव को भी खोला क्लिक करके, ठीक है। तो इसके अंदर उसने मुझे बताया कि भाई ये एक हेडिंग है, H3 का टैग इसे दिया गया है। उसके बाद इसकी ये क्लासेस है, ठीक है, इसको मार्जिन बॉटम वगैरह। अब इसकी क्लासेस को मैं अगर छेड़ना चाहूँ, मैं क्लिक करूँगा, नीचे CSS के अंदर आऊँगा, ठीक है, इसकी ये सारी CSS है। इन नीचे वाली चीज़ों को मैं छोड़ दूँगा। अगर ये मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। लाइन हाइट को मैं ख़त्म करूँ, ये होगा। अगर लाइन हाइट को मैं इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, मतलब 1.2 के अलावा अगर मैं इसे करना चाह रहा हूँ 1.9, ठीक है, ये लाइन हाइट का फ़र्क पड़ रहा है। अगर इसे मैं करूँ 2.5, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अब मैंने इसका ये लाइन हाइट चेंज कर ली। मैं कह रहा हूँ भाई इसका फ़ॉन्ट वेट जो है ना, ये अगर मैं इससे फ़ॉन्ट वेट को क्लिक करूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। मतलब जो डिफ़ॉल्ट है इसका फ़ॉन्ट वेट वो है। अब इसने मतलब 500 किया था, मैं इसे कहता हूँ कि भाई मुझे 500 नहीं पसंद। मैंने जो है ना इसे 700 करके देख रहे कि किस तरह का व्यू आता है। 700 करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये इस तरह का 700 पे दिखेगा, ठीक है। अब इसका 700 जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा इसकी प्रॉपर्टीज़ दोबारा से रिस्टोर होंगी उसी कोड से। ये मैं चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि उस कोड पे कोई असर नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। अब ये डिव है, ये हेडिंग है। अब ये डिव के अंदर क्या है, एक सर्च आइकन है और सर्च बार है और उसके साथ उसी का बटन है। ये भी वैसे व्हाट्सएप का ही है, आप आराम से उधर से ले सकते हैं कोड वगैरह, इसका ओपन सोर्स है। तो उसके अंदर आप कस्टमाइज जो भी चाहे कस्टमाइजेशन वो कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये हमें दिखा रहा है कि भाई डिव के अंदर एक इनपुट फील्ड है ये वाली, जिसके अंदर ये चीज़ें आ रही है, एंटर ईमेल वगैरह सारा कुछ, ठीक है, जो कि ये लिखा हुआ है एंटर ईमेल। इससे भी मैं चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई ईमेल नहीं, आपने EM प्रिंट करना है, EM आया, ठीक है। यहाँ पर ये बटन है सारे। उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई मुझे नीचे से ना ये कार्ड शो करने के, कार्ड इसने किस तरह शो किए हैं, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई इस कार्ड पे क्लिक करो।
मैं इसके सेक्शन, सबसे पहले किसी भी चीज़ को आपने इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, तो उसका सबसे पहले फ्रंट एंड के अंदर, अगर आप फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ कि आपने उसको इंस्पेक्ट करना है, तो आपने उसके सेक्शन को इंस्पेक्ट करना है सबसे पहले, मतलब उसका देखना कि सबसे उसका मतलब किस कमरे के अंदर वो बंद है, ठीक है। आपने वहाँ से जाना शुरू करना है उसके पास। जाहिर सी बात है, कमरा होता है, उस कमरे के अंदर एक चेयर पड़ी है, ठीक है, लाइक एक कमरा है, तो उसका हम जाके पहले हम दरवाज़ा खोलेंगे तो हम उस कमरे के अंदर जाएंगे ना, वहाँ से जाके चेयर उठा के लाएंगे, फिर डायरेक्ट उसके मतलब दीवार फाड़ के जाएंगे, ठीक है, इस तरह तो नहीं ना होता है। तो इसीलिए अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप जो है ना पहले सेक्शन को, मतलब जो भी उसका सबसे पेरेंट कंटेनर है उसके पास जाए, वहाँ से फिर अंदर जाना शुरू करें कि इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या चीज़ है, वन बाय वन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आता हूँ, ठीक है, ये सेक्शन है, मैंने इसे क्लिक किया, मैं इसके अंदर आया। इसके अंदर आके मैंने फिर ये कंटेनर देखा कि भाई एक पूरा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये तीनों कार्ड्स आ रहे हैं। उसके अंदर मैं गया, फिर मैंने देखा कि भाई इस कंटेनर्स के अंदर अब फिर एक कंटेनर है जो कि इन तीनों कंटेनर का पेरेंट है, मतलब लास्ट रिसेंट पेरेंट के आप कह सकते हैं। अब मैंने इस कंटेनर को भी खोला। अब इसके अंदर मुझे इसने बताया कि भाई इधर 3 कॉलम है, एक पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, ठीक है, और उनके ऊपर मार्जिन भी है कुछ। मैंने एक को अब खोला, मैंने कहा कि भाई मैंने पहले को चेक करना है कि इसके ऊपर क्या प्रॉपर्टी दी है। जाहिर सी बात है सारे सेम है, पहले को समझ लूँगा होता है सारे समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जाकर देखा कि भाई ये पहले का कोड है और इसके अंदर इसने ये क्लासेस दिए, मगर व्हाट्सएप के अंदर अगर आप हैं तो आप देख सकते हैं कि यार इसने क्लासेस कौन सी दी हैं, ठीक है। अब इसने ये वाली क्लासेस दी थी, कॉल एम डी सिंपल, कोई इसने कॉल एम डी 2 वगैरह नहीं कहा, इसने सिंपल कहा कॉल एम डी। आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि यार इसकी किस तरह मतलब इन क्लासेस की वजह से किस तरह ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है, ठीक है, और किस तरह ये छोटा बड़ा हो रहा है। ये आप अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करके देख सकते हैं, मतलब इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो भी आप वेबसाइट को जो है ना इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अब कार्डबोर्ड या उसके अंदर ये कार्डबोर्ड, हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता डिव के अंदर अंदर जाके मैं देख रहा हूँ। मैं बाहर सेक्शन से आया और अंदर आके मैंने इस कॉल को देखा, यानी एक कॉलम, उसके बाद मैंने ये इस कार्ड को देखा। अब इसके अंदर कार्डबोर्ड के अंदर जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर जाके मैंने देखा कि यार इसके अंदर ये आइकन है, ये इसने किस तरह डाला। मैं इसके अंदर जाता हूँ स्टीव के अंदर, फिर मुझे पता चला कि यार इसने ना ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, या पता नहीं ये फोटो ऑसम की है शायद, तो इसके अंदर आई का टैग इसने डाला, उसकी क्लास के रखी है बी आई लैपटॉप। अब मैं इस आइकन को अगर चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। इधर से मैं अगर लिखूँ मे भी अगर ये क्लास एग्जिस्ट करती हो, कंप्यूटर लिखूँ मैं अगर, नहीं ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, सॉरी, मतलब जो भी जहाँ से भी ये मतलब बूटस्ट्रैप का उठा रहा है या फोटोसम का उठा रहा है तो वहाँ पर ये क्लास नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसे मैं दोबारा से लैपटॉप ही कर दूँगा, ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमने आइकन्स देख लिया कि भाई उसने आइकन किस तरह लगाया। उसके बाद नीचे आए, आप इसी तरह हर चीज़ की अलाइनमेंट को भी देख सकते हैं, ठीक है। ये साथ में CSS आ रही है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि यार इसके नीचे ये जो ब्राउन लाइन आ रही है ये मार्जिन है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं चेक करूँगा कि यार इसका मार्जिन कितना दिया हुआ है, MB3 मार्जिन, ये इसकी मतलब ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, तो उस हिसाब से ये CSS के अंदर ये मार्जिन आता है। मैं इसे अनचेक करता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि भैया आपने मार्जिन ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी क्लास ये है, अब देखिए इसका मार्जिन ये है डिफ़ॉल्ट। जैसे मैं MB3 को चेक करता हूँ, दोबारा से चेक करता हूँ, तो ये जो भी मार्जिन इसका अप्लाई होगा, मैं इसके MB3 की जगह मैं इसे करता हूँ 5, एंटर करता हूँ, ठीक है। सॉरी ये इसकी क्लास नहीं यूज़ हो रही, रिफ़्रेश करता हूँ ऐसे, वो MB3 ही उसकी क्लास थी, मतलब मार्जिन बॉटम में अगर 5 करना चाह रहा हूँ तो अच्छा इधर से मैं चेंज करके देखूँगा। तो ये मार्जिन बॉटम को मैं इधर से मैं 1.5 करता हूँ, इसे ज़्यादा हो गया, 1.8 करता हूँ, 1.9 करता हूँ, ठीक है, 2.0 करता हूँ, कितना ज़्यादा हो गया मार्जिन, ठीक है। जैसे रिफ़्रेश करता हूँ, रीसेट, ये काम। अब हमने हर चीज़ को देख लिया, ये भी देख लिया, कार टेक्स्ट देख लिया हमने, ठीक है। कार टेक्स्ट के अंदर ये पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर आएगा हमें सारा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा और इसकी क्लास भी नज़र आएगी कि भाई इसने ये टेक्स्ट यूज़ किया है। तो मैं भी जहाँ पर कार्ड यूज़ कर रहा हूँ मुझे ये कार्ड टेक्स्ट की क्लास यूज़ करनी चाहिए, तो मेरा भी टेक्स्ट इस तरह का शो हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद नीचे मैं बटन को भी देख सकता हूँ दोबारा से कि भाई इसने कौन सी क्लास दिया है, BDN प्राइमरी। अगर इसने कोई एक्स्ट्रा स्टाइलिंग भी दी हुई है ना तो हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे स्टाइल्स के अंदर, और इधर हमें पता वैसे ये बूटस्ट्रैप किया है, बटन डॉट जो भी है, तो ये सारी बूटस्ट्रैप की जो है ना प्री डिफाइंड है,
जो कि इस क्लास की वजह से सिर्फ ये स्टाइलिंग आ रही है। अगर उसने कोई कस्टम स्टाइलिंग दी होती तो वो भी इधर शो हो जाती, ठीक है। अब ये कार्ड एंड हो गया, अब अगला कार्ड आएगा अगला, ठीक है। यानी इस तरह हमने कार्ड्स की इंस्पेक्शन करनी है। मैंने आपको एग्जांपल ऐसा दिखा रहा हूँ, चूँकि ये तो सारा जो भी इंस्पेक्शन सोर्स है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट को आप पूरा दिन भी मैं इसे एक्सप्लेन करता रहूँगा, ये ख़त्म नहीं होगा। मतलब एक वेब डेवलपर इतनी ज़्यादा चीज़ें डालता है कि भाई वो एक्सप्लेन करना एक एक चीज़ को पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ आपको एक क्विक व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। आप जिस तरह एक एक वेबसाइट को इस तरह इंस्पेक्ट करेंगे अपने लिए, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, मतलब उस कोड को समझने के लिए, उस लेआउट को समझने के लिए, तो आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी खुद ब खुद। मैंने भी इसी तरह कहीं से सीखा नहीं है, ठीक है। हत्ता कि यूट्यूब से भी नहीं मैंने इतना देखा इस चीज़ को। और मतलब खुद से जो है ना पंगे वगैरह लेके और चेंजिंग वगैरह करके और सारे क्लासेस को देख दू के तो खुद ये जो है ना इंस्पेक्शन एरिया को सारा एक्सप्लोर किया, स्टिल कर रहा हूँ। ये बहुत दरिया भाई। तो इस पे ज़ाहिर सी बात है, जितना डेवलपर ने कोड लिखा है उसे आप एक दिन में थोड़ी कर सकते हैं। अब डेवलपर ने बनाई है वेबसाइट 2-3 माह लगा के, ठीक है। तो आप कह के भाई एक दिन में मैं सारा कोड ऐसे समझ लो चुटकियों में, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब इस पर टाइम इतना ज़्यादा स्पेंड ना करें। सिर्फ आपको जो चीज़ चाहिए वहाँ पर जाएँ, उसे इंस्पेक्ट करें, वहाँ से होके वापस आ जाए। इतना ज़्यादा टाइम अगर आप प्रैक्टिस करने कला चलें तो सारा दिन करें मेरे हिसाब से, ठीक है, सारा दिन करें। लेकिन अगर आप कोई डेवलपर हैं और काम करना है किसी प्रोजेक्ट पे, आपको कोई मसला आया है, आपने किसी वेबसाइट पर उस तरह का कंपोनेंट देखा है, आपको भी वो कंपोनेंट चाहिए, तो उसकी जाके सिंपल से इंस्पेक्ट कर लें बस, ठीक है। तो इंस्पेक्शन सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैं ज़्यादा बेटर यही इसी चीज़ को समझता हूँ, प्रैक्टिस के लिए या आपको कोई कंपोनेंट की लेआउट समझने के लिए, ठीक है। अब ये सेक्शन था, मैं हर एक के ज़रिए अब डीपली नहीं जाऊँगा। ये सेक्शन है, इसके अंदर ये कंटेनर है, ठीक है। हर सेक्शन के हम साथ में CSS भी देख रहे हैं कि भाई इसे पैडिंग 5 मिली हुई है, चूँकि इसकी क्लास P5 उसने लिखी हुई है, तो ये बूटस्ट्रैप की तरफ से पैडिंग 5 है। इसे मैं अनचेक करता हूँ तो ये क्या होगा, सब ये इसने सारी लेआउट की पैडिंग 5 की हुई थी, मतलब टॉप भी, बॉटम भी, राइट भी, लेफ्ट भी, ऑल टू ऑल। P5 का मतलब चारों तरफ से। अगर मैं इसे कहूँगा PX, अगर आपको क्लासेस का पता है बूटस्ट्रैप का, तो मैं बूटस्ट्रैप के ऊपर, अगर आपको बूटस्ट्रैप का पता है देन ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है लेआउट समझने के लिए, वरना नहीं, ठीक है। ये चेक किया जैसे ही मैंने इसे, ये पैडिंग सारी वेबसाइट पे अप्लाई हो गई। ये बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद कंटेनर पे आता हूँ। कंटेनर पे भी ये मुझे दिखा रहा है कि भाई ये जो है ना कंटेनर की जो डिफ़ॉल्ट मीडिया क्यूरीज़ है वो ये है 992 पिक्सल, 768 पिक्सल, 576, ये सारी मीडिया क्यूरीज बूटस्ट्रैप की तरफ से हैं। आप यही चीज़ है, आप इधर एक कोड लिखा डिव क्लॉज कंटेनर, उस कंटेनर को मुख्तलिफ डिवाइसेस पर मैनेज करने के लिए हमें कोई मीडिया क्यूरी लिखनी पड़े। यानी इस कंटेनर का कीवर्ड के पीछे इतनी कोडिंग हुई है ये सारी, कि जैसे हम इसे किसी भी जगह पर डालेंगे या किसी भी टैग से पहले डालेंगे तो ये कंटेनर उस पर अप्लाई हो जाएगा, उसको ये पैडिंग, ये मार्जिन, बॉटम, ये विड्थ दे देगा सारा कुछ, ठीक है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है। यानी इतना ज़्यादा काम एक हेल्पफुल मतलब एक फ्रेमवर्क करता है आपके लिए कि एक लाइन का कोड हमने लिखा तो ये तकरीबन 20 से 30 लाइनों का कोड है जो ये खुद कंपाइल करके आपको दे रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक फ्रेमवर्क से आपको। वेट, ओके। तो कंटेनर आ गया। उसके बाद आपकी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो इसकी रो जो है ये एक रो है, ठीक है। उसके अंदर फिर मैं कहता हूँ कि भाई मैंने इसके कॉलम देखने हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट के अंदर क्या हुआ है, एक कॉलम उसने बनाया, उसके अंदर एक इमेज है, ठीक है। और सेकंड के अंदर क्या है, कॉलम उसने बनाया, ये कॉलम है। उसके अंदर फिर जाकर उसने फिर H2 की एक हेडिंग बनाई है, उसके अंदर जाकर फिर पैराग्राफ है, फिर से एक पैराग्राफ है, फिर एक क्या है एंकर टैग है। और एंकर टैग के अंदर उसने क्या कहा हुआ है कि एंकर टैग की क्लास BTN लाइट रखी हुई है। और उसने उसके साथ यानी ये आइकन, अब देख रहे हैं ये आइकन, मतलब इतना डीपली इंस्पेक्ट जब आप करना सीख जाएंगे ना और आपको चीज़ समझ में आने लग, इतना डीपली आप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि भाई इस लॉरम इप्सम के अंदर एल कहाँ से आया, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं इसे कहूँगा कि भाई मैंने ना आपका पैराग्राफ, चूँकि हम कह रहे थे पैराग्राफ के अंदर मैं गया, ठीक है। इसके अंदर से मुझे ये एल को हटाना है या कोई और चीज़ लिखनी है लॉरम इप्सम का। ये अब मैं इसे एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इधर से जाता हूँ एडिट टेक्स्ट, सॉरी, इससे मैं करूँगा चूँकि ये HTML का एडिट एज HTML, ठीक है। मैं लॉरम को ख़त्म कर दूँगा, यहाँ से लॉरम को ख़त्म करके एंटर करूँगा, यहाँ पे लॉरम ख़त्म हो गया, ठीक है। इस चीज़ को यानी आप देख सकते हैं कि यार हत्ता टेक्स्ट का
वर्ड किस तरह लिखा हुआ है इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। मतलब ये स्टाइलिंग समझने के लिए है बस, ठीक है। मैंने बिल्कुल आपको बेसिक लेआउट पे लेके आया, एक ये बेसिक वेबसाइट है, ठीक है। इस पे मैं इसलिए लेके आया ताकि चीज़ें जो समझनी है वो आसानी हो, ठीक है। कम्प्लेक्स वेबसाइट आप इससे बेशुमार है, ठीक है। आप ऑनलाइन हैं उन पे जा सकते हैं, उन पे जाके इसी तरह उन वेबसाइट्स के साथ खेलें, अपना नॉलेज जो है वो करें, बढ़ाएं। और उसके बाद ये मैं अब लाइक पैराग्राफ, उसके बाद ये बटन और रीड मोर का टेक्स्ट, ठीक है। हत्ता कि एक एक चीज़ को आपको मैंने दिखाया कि किस किस तरह उसने ये चीज़ें डाली हुई हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ किया। अब ये जो आइकन है ये इसने इस तरह का, मतलब ये BI चेवरॉन राइट, ये मतलब इस नाम की कोई आइकन है जो कि राइट, मतलब ये शो करवा रहा है कि राइट एरो, ये राइट एरो नाम का एक आइकन है। ये बूटस्ट्रैप से इसने यहाँ फिर फोटो से उठाया हुआ है, तो वो यहाँ पर भी अप्लाई कर रहा है। नीचे आ जाते हैं, एक और सेक्शन है, इसने हर चीज़ के सेक्शन बनाए हैं, ये चीज़ आप लाजमी ध्यान में रखें। और ये वाकई बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी आप मतलब HTML की मैं बात कर रहा हूँ या बूटस्ट्रैप की, तो आप सेक्शन लाजमी बनाएं, ठीक है। हर एक कंपोनेंट के अलग-अलग सेक्शन बनाएं, उससे क्या होगा कि उस कंपोनेंट की मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, उसकी विड्थ, ठीक है, कौन कौन सी डिवाइस पे कितनी होनी चाहिए। अब अगर आप कोई कस्टम मीडिया क्यूरी लगाना चाह रहे हैं तो उस पर भी आप उसकी जो है विड्थ वगैरह को अच्छे से खुद से मैनेज कर सकेंगे। अगर आप एक एक कंपोनेंट की मीडिया क्यूरी को मैनेज करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैंने इस पर भी टाइम बर्बाद किया हुआ है। तो इसलिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो है ना सेक्शन लाजमी लगाएं। अब सेक्शन, उसके बाद फिर से गया मैं कंटेनर के अंदर, कंटेनर के अंदर जाके वही चीज़ें, दो, एक राइट है एक लेफ़्ट है, दो कॉलम्स बने हुए हैं। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये रहा। अब मैंने इसके अंदर देखा है भाई पहला कॉलम है, ठीक है, उसको इसने पैडिंग 5 दी हुई है और दूसरे कॉलम को इसने पैडिंग दी नहीं है। अब पहले को पैडिंग क्यों दी है, ताकि ये इमेज है ना जो मैं दिखाता हूँ, ये एक कॉलम है और एक ये है, इस कॉलम को पैडिंग 5 इसलिए दी है ताकि ये इमेज थोड़ा सा राइट साइड पे दिखे, ठीक है, मतलब उसके साथ मर्ज ना हो जाए। अब मैं इससे पैडिंग 5 को रिमूव करके दिखाता हूँ कि क्या होगा। पैडिंग 5 को मैंने रिमूव किया, ये चारों तरफ से पैडिंग 5 रिमूव हो गई। अब क्या हुआ कि ये इमेज ऊपर से, अब इसने पैडिंग 5 टॉप पे भी दी थी। P5 का मतलब पहले आपको, अगर मैं बूटस्ट्रैप को एक्सप्लेन करने लग पड़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे इसका मतलब यही होता है कि P सिर्फ अगर आपने सिंगल P लिखा है, यानी PT नहीं लिखा, पैडिंग टॉप, अगर आपने सिंपल P लिखा तो उसका ये मतलब है कि राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम चारों किनारों से आप पैडिंग दे रहे हैं कितनी, 5। मैं इसके चेक करता हूँ तो ये दोबारा से पैडिंग इसे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये यानी ये भी पता चल सकता है कि यार इसने कितनी, मतलब ये CSS की क्लास है और ये बूटस्ट्रैप ने दी हुई है, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चल सकता है कि यार अगला बंदा किस तरह कितनी ज़्यादा पैडिंग दे रहा है, कितना मतलब किसी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट रख रहा है, सारी चीज़ें A to Z। अब इसके अंदर ये पैराग्राफ हमें दिखाई दे रहा है, ये भी पैराग्राफ है। उसके बाद ये फिर से बटन आ गया हमें नीचे, फिर राइट साइड पे हम आ गए, चूँकि ये दूसरा कॉलम है ये पहला था, इसे मैं अनफोल्ड करता हूँ, ठीक है, वो फोल्ड करता हूँ और ये जो है इसे मैं दोबारा से अनफोल्ड करके मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर एक इमेज पड़ी हुई है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इसी तरह आप अपनी वेबसाइट को, मतलब जो भी आप चाहें आप इंस्पेक्ट करके अगले की वेबसाइट से तो आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट का। नीचे जाऊँ मैं तो इधर फिर एक सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन के अंदर उसने एक ID वगैरह, मतलब जो भी उसने कोई रैंडम अपनी कस्टम स्टाइलिंग की होगी वो आ रही है। वैसे ये सारा बूटस्ट्रैप का ही है। कंटेनर है, फिर से कंटेनर के अंदर फिर से जाए तो ये पहले हेडिंग है, हेडिंग का उसने मार्जिन MB, मार्जिन बॉटम 4 दिया हुआ है। मैं क्लिक करता हूँ इधर शो हो जाएगा फ़ौरन से। सबसे पहले टेक्स्ट सेंटर, तो वह टेक्स्ट सेंटर की प्रॉपर्टी आई, ठीक है। इसे मैं जैसे ही अनचेक कर रहा हूँ तो ये राइट पे जा रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई मार्जिन बॉटम 4 है, इसे रिमूव कर दो, ये नीचे आ गया, ठीक है, यानी ये अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह जो है ना आप एक एक स्टाइल को, अब इसने मार्जिन बॉटम दिया था उससे भी हमने छेड़छाड़ की, ठीक है। उसके बाद ये एक नीचे पूरा एक डिव का सेक्शन है, ये जितने भी क्वेश्चन है एक डिव के अंदर है, ठीक है। हर कंपोनेंट का लाजमी एक डिव या एक सेक्शन लाजमी होना चाहिए जिससे हम उसे मैनेज कर सकेंगे, उसकी लेआउट को मेन। अब इसके अंदर एक एक डिव है, ये भी डिव ये भी डिव, यानी हर एक कंपोनेंट को एक एक डिव के अंदर हमने प्लेस किया हुआ है। आइटम 1 2 3 4 5, इसने एक कमेंटिंग भी की हुई है। खैर, तो इसके अंदर ये सबसे पहले रहा हेडर, ठीक है। उसके अंदर फिर हम देख सकते हैं कि उसकी स्टाइलिंग क्या नीचे। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि भाई उसका क्वेश्चन, ठीक है, उसका क्वेश्चन क्या है, और ये रहा अकॉर्डिंग हेडर। इसी तरह बाकी सारे हैं, ये बूटस्ट्रैप के हैं। खैर, आप इन्हें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप जो कि ओपन सोर्स है तो आप कर सकते हैं, आपकी कोई टेंशन नहीं है, कोई लीगल एक्टिविटी नहीं है, सारी लीगल है। ये सारा इसका टेक्स्ट है, मतलब इसको सवाल को मैं खोलूँगा तो ये सारा टेक्स्ट ये आ रहा है जो कि ये है, ठीक है। उसकी बॉडी, ये बॉडी टैग है।
क्योंकि आपको क्लासेस लगानी पड़ती हैं सबकी, तो ये क्लासेस आपकी मतलब बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अवेलेबल है। अब हम नीचे वाले को करते हैं इंस्पेक्ट। उसके बाद नीचे आते हैं तो उसने ये भी सेक्शन दिया हुआ है, इस सेक्शन के अंदर जाते हैं। अब कंटेनर है फिर से एक सबका, कंटेनर के अंदर जाते हैं दोबारा। एक फर्स्ट मतलब जो हमने हेडिंग दी हुई है और उसने, ठीक है, उस हेडिंग पे भी हम जाके देख सकते हैं कि भाई इसको क्या क्या क्लास दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये पैराग्राफ टैग है, ये भी हमें शो करवा रहा है। उसके बाद ये नीचे एक लैदा डिव है। अब ये चीज़ें, आप एक बंदा आता है कि कहता है यार मुझे ये वर्किंग समझ में नहीं आ रही है, सेंटर में किस तरह आ गया, और ये नीचे चारों फॉर्म एक ही कंटेनर के अंदर किस तरह आ गए, तो वो इस तरह आए। एक उसने पेरेंट डिव रखी और उसके बाद एक मेन डिव रखी और उसके अंदर ये चारों चीज़ें आई। अब इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये उसने 4 डिव्स रखी हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 बाय 1 कॉलम। और उसके अंदर उसने अलग-अलग सबका रिकॉर्ड रखा हुआ है। मतलब ये बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको आता होगा ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और हमने एक कार्ड्स के अंदर अब जाए, उसके अंदर जाके हमने देखा सबसे पहले उसका टेक्स्ट एक और मतलब डिव के अंदर डिव के अंदर डिव बनाई हुई है। मतलब जब तक एट द लास्ट ऑफ एंड वो बिल्कुल अंदर नहीं ना चल जाता टेक्स्ट के, तब तक उसने एक एक डिव लगाई है ताकि वो लेआउट्स को जो है ना, मतलब अब इधर लेआउट से मुराद इधर 4 कार्ड शो हो रहे हैं रो बाय रो, ठीक है। तो इन लेआउट्स को वो डिव के थ्रू ही मैनेज कर रहा है। तो इधर मैं फर्स्ट डिव के अंदर ही जाता हूँ। तो इस डिव के अंदर मैं जा रहा हूँ, मैं उसे कहता हूँ भाई पहले मुझे ये दिखाओ। इस डिव के अंदर गया, ठीक है, ये लास्ट वाली डिव है। अब इसके अंदर कार्ड बॉडी की ये क्लास है, उसके बाद टेक्स्ट सेंटर किया हुआ, मतलब जितना भी टेक्स्ट इसके अंदर आएगा ये सारा आप देख सकते हैं सेंटर के अंदर है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर। इसे मैं वैसे आगे पीछे करके देखता हूँ, तो इसे मैं टेक्स्ट सेंटर करूँ, अनचेक कर रहा हूँ तो ये राइट पे जा रहा है। मैं इसे अगर कहता हूँ कि भाई आपने लेफ़्ट पे जाना है, ठीक है, लेफ़्ट एंटर करता हूँ। और सॉरी, इसके अंदर टेक्स्ट लाइन एंड होता है, ये एंड मतलब राइट साइड पे आ गया, सॉरी, ठीक है, यानी बिल्कुल एंड पे। ये बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी है, मैं HTML की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा था। तो रिफ़्रेश करता हूँ, ओके है। उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले इमेज है, ठीक है, इमेज, ये इमेज है इस URL पे यार, आप इसे देख सकते हैं। आप इसका हत्ता से यहाँ से रेंडर साइज़ मतलब 128 पिक्सल की है ये, ठीक है, 128 पिक्सल की। इसका फाइल साइज़ भी आप देख सकते हैं, और एस्पेक्ट रेशो और करंट सोर्स, मतलब 3 से 4 चीज़ें जो भी है उसकी डिटेल वो आप देख सकते हैं। इधर मैं जाता हूँ तो मुझे ये इमेज शो करवा देगा कि ये इमेज यहाँ से आई है, ठीक है, उसका सोर्स। खैर, उसके बाद उसके नीचे उसकी क्लास है कि ये एक क्लास है उसकी, और उसके अंदर उसका टाइटल है, उसने कार्ड टाइटल दिया हुआ है। मतलब इसीलिए मैं आपको कह रहा था कार्ड्स हर जगह यूज़ होते हैं, ठीक है, कार्ड्स हर जगह यूज़ होते हैं, और इसीलिए कार्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहा, फिर ये कार्ड आ गया, उसके अंदर कार्ड टेक्स्ट उसने कहा कि ये कार्ड का टेक्स्ट है, ये बूटस्ट्रैप का प्रॉपर्टी है, कार्ड टेक्स्ट उसने कहा, तो ये सारी सेसेस उस पर अप्लाई हो गई है नीचे वाली, ये रहा। अब उसके बाद उसने एक आइकन लगाया नीचे एंड पे आके कि एक बूटस्ट्रैप का आइकन, ठीक है, और एक ये मतलब ये सारे बूटस्ट्रैप के में भी ये फ़ॉन्ट ऑसम क्यों, मुझे अब सही से नहीं पता कि ये किस चीज़ की आइकन है, लेकिन ये आइकन जो है मतलब एक ही लाइन के अंदर, अब ये देखे उसने कि एक ही लाइन के अंदर उसने ये आइकन्स लगाए हैं, ठीक है। वो किस तरह आए हैं, ये मतलब एक एक कॉलम को उसने रख के उसके बाद नीचे आके एट द एंड उसने आके इन कॉलम्स के बाहर जो है एंकर टैग लगाया है एक एक का, ठीक है, और उसके अंदर उसने जो भी है उसके आइकन्स वो उसने सेट कर दिए हैं, तो वो बिल्कुल एक रो वाइज आए हैं, ठीक है। तो इनकी अब हम CSS देख सकते हैं कि यार इसका CSS क्या है, ठीक है, मार्जिन राइट है, आप देखें कॉलम्स ये नीचे से चेंज हो रहे हैं, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट है, मतलब आप इन्हें अपने हिसाब से, ये बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, कोई एक आदि नहीं आ रही कि यार ये मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, तो आप इसे अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो ये रहा कॉन्टैक्ट इन्फो, ये सिर्फ सिंगल पेज एप्लीकेशन थी तो इसलिए मैंने इसे दिखाया। इसका भी सेक्शन है, सेक्शन के अंदर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर फिर हम जाएंगे एक रो है, रो के अंदर फिर से दो हमको एक ये कॉलम एक ये कॉलम, 2 कॉलम हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर ये 2 कॉलम्स हैं और कॉलम्स के अंदर एक ये कॉलम है और दूसरा नीचे वाला। अब इसके अंदर हम आए, इसके अंदर हमने देखा कि भाई इसे टेक्स्ट सेंटर की प्रॉपर्टी लगी है, मार्जिन बॉटम इसे 4 दिया गया और क्या नाम है, कॉन्टैक्ट इन्फो।
उसके बाद कौन सी इन्फो दी गई है, यूएल के अंदर आए हम। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई एक कार्ड है, कार्ड के अंदर रो है, कॉलम है, उसके बाद हेडिंग है, उसके बाद इसने यूएल के थ्रू मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू इसने बाकी चीज़ों को लिस्ट किया हुआ है। उसके बाद हर एक चीज़ की एक एक लिस्ट बनाई है, ये भी लिस्ट, ये भी लिस्ट, ये भी लिस्ट, ये भी लिस्ट। आप साइड पे देख रहे होंगे 1 बाय 1 आ रहा है, ठीक है, मैं उधर नहीं बार बार जा रहा। तो सारी लिस्टिंग के अंदर उसने डिटेल्स रखी हुई हैं, ठीक है। उसने ये साथ में क्लास दिया बूटस्ट्रैप की, लिस्ट ग्रुप आइटम, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। इसके साथ में फ़ौरन से नीचे आप देखें स्टाइलिंग भी शो हो रही है बूटस्ट्रैप की तरफ से सारी। ये सिर्फ एक क्लास की वजह से स्टाइलिंग आ रही है। तो उसके बाद ये मेन लोकेशन है, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, मतलब उसके आगे हमने क्या रखना है, ठीक है। स्पेन टैग उसने यूज़ किए हैं। उसके बाद उसने बोल्ड किया हुआ है, ये देखें फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। इसे मैं बोल्ड को हटाता हूँ तो ये लाइट हो जाएगा, ठीक है। इसने बोल्ड किया हुआ है। और मतलब ये सारा हम खेल सकते हैं इनके साथ। अब लिस्ट हमने देख ली, आगे एक और कॉलम है, उसके अंदर देख रहे हैं कि हम मैप है यार, ठीक है। उसके अंदर आए उसकी आईडी मैप और क्लास उसका ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। जैसे ही उसे मैप क्लास दिया, ठीक है, उसके बाद इस पे ये जो इसकी मैप बॉक्स जीएल ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, उसकी विजिबिलिटी को रखने के लिए एक बॉक्स होता है, उसको हिडन किया है इसने, ठीक है, जो कि इसका आउटर बॉक्स कह लें वो होता है। उसके बाद ये सारे इसके खैर मैप को मैंने इतना यूज़ नहीं किया ऑनेस्टली, लेकिन इसकी जितनी भी क्लासेस हैं वो जो है ना, मतलब इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है कई कबार, ठीक है। आपकी कोई वेबसाइट है, कोई पर्सनल पोर्टफोलियो है तो वो आप देख सकते हैं। अक्सर औक़ात जो है ना, क्या उसे कहते हैं, कंपनी फॉर्मेशन के अंदर जब आपकी कंपनी होती है तो उसके अंदर ये चीज़ें सारी होती हैं। तो इस मैप के अंदर एक ये भी डिव है, ठीक है, और उसके बाद एक ये डिव है। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें ना, ये कॉर्नर्स है कुछ, ठीक है। और इनको आप बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाकर देख सकते हैं खुद से कि अगर आपको मैप लगाने की ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से बहुत कम होती है। वैसे अगर इफ़ यू नीड देन यू कैन गो टू द बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन। सो इससे देख लेते हैं कि बस ठीक है, सारी डिव्स लगी हुई हैं और कोई इसने मतलब अपनी लाइव लोकेशन दी है, ठीक है। इसकी अगर CSS की बात करें तो इसके अंदर ये क्लासेस बेस्ड ही हैं सारी। ये मतलब इसकी क्लास लगी हुई है कि अगर आप इसे टच करेंगे, मतलब 2 बार क्लिक करते हैं तो ये जूम होगा, टच जूम, ठीक है। इसकी ये प्रॉपर्टी लगी है। उसके बाद ड्रैग एंड पैन और मैकबॉक्स कैनवास फला लाइक मैं इसे जस्ट डबल टैप कर रहा हूँ तो ये जो है ना जूम हो रही है। इसे मैं खुद से जूम कर रहा हूँ तो ये जूम हो रही है, ठीक है। ये चीज़ कह रहा था बूटस्ट्रैप। ये भी बूटस्ट्रैप की तरफ से है कि जूमिंग की क्लास, वरना हमें HTML और CSS के अंदर इसे लहदा एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें लहदा एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको कोड के अंदर लेके जाऊँ, बिल्कुल पेज डाउन करूँ, तो ये इसने असल में अपनी स्क्रिप्ट दी हुई है, ठीक है। एक स्क्रिप्ट ये मेरे ख्याल से बूटस्ट्रैप की तरफ से ही है, ठीक है। और इसका एक स्क्रिप्ट का लिंक भी दिया हुआ है, ये रहा बूटस्ट्रैप का JS, ठीक है। और उससे अच्छा इधर मैं सबमिट क्या कर जाऊँ तो ठीक है, ओके, हम एट द एंड है और ठीक है। इसने यही चीज़ें इधर दी हुई हैं कि ये लिंक के थ्रू और इस स्क्रिप्ट के थ्रू इसका ये सारा डाटा गूगल मैप का आ रहा है। ये API इसने यूज़ की हुई है, सॉरी इसने एक API यूज़ की हुई है और उस API के थ्रू इसका सारा डाटा आ रहा है। खैर ये बूटस्ट्रैप के अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं इस पर बात नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस इतना ही था, ये सारी चीज़ें। और एट द एंड आपको अगर मैं फुटर दिखाऊं तो फुटर के अंदर भी मतलब हर चीज़ दिखा रहा है। फुटर के अंदर भी एक सेक्शन बना हुआ है फुटर नाम का, ठीक है, उसने फुटर नाम का बनाया हुआ है। सेक्शन आप किसी भी नाम का बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो कंटेनर है, उसके बाद फिर से वो हेडिंग है और नीचे वो साइड पे बटन है, सॉरी साइड पे बटन है, और इसने कहा हुआ है कि उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन बिल्कुल राइट साइड पे चली गई है। अगर आपको बूटस्ट्रैप का पता है तो ये आपको इल्म होना चाहिए। और उसके बाद डिव एंड और फुटर और बस ख़त्म खेल वेबसाइट का। अब ने इधर पूरी एक बेसिक वेबसाइट आपको जो है ना मतलब एक्सप्लोर करके दिखाई है कि किस तरह ये वेबसाइट सारी बनी है, इसका डाटा क्या है। और मतलब हमने इसके बगैर कोड को देखे, इसके ओरिजिनल कोड को देखे, हमने सारा सोर्स कोड इससे इसे इंस्पेक्ट किया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हैं, किस किस तरह अलाइनमेंट्स लगी हैं, कौन कौन से कॉलम्स यूज़ हुए हैं, किस तरह रोज़ यूज़ हुई हैं, ठीक है, कौन कौन सा कलर, कौन कौन सा बटन और किस तरह ये मीडिया क्यूरीज यूज़ कर रहा है, हमने सारा कुछ देखा, ठीक है। तो यही चीज़ थी कि आप जो है ना इस चीज़ को किस तरह देखते हैं। और सेकंड पे मैं आपको एक और चीज़ पे लेके जाऊँ कि परफॉर्मेंस के अंदर अगर हम जाएं, ठीक है, तो परफॉर्मेंस के अंदर मैं इसे कहूँगा कि क्लिक टू रीलोड द बटन और हिट शिफ्ट, ठीक है।
टू रिकॉर्ड द पेज लोड, यानी पेज लोड के टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए इसे रिफ़्रेश करें ज़रा। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये रीलोड करने का टाइम इसे देख लेगा कि यार इसने कितने बफर यूजेज है, ठीक है, और प्रूफिंग, बस काम ख़त्म। यानी इससे बिल्कुल जो है ना सक्सेसफुल रीलोड होने में 5 सेकंड लगे हैं। चाहे ऊपर हमें यूआरएल मतलब लोड होना बंद हो गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा डाटा है था जो कि अभी ये प्रॉपर से फेच करके ला रहा था, ठीक है। इस तरह आप अपनी वेबसाइट का टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है, और इसका मतलब सारा परफॉर्मेंस वगैरह आप चेक कर सकते हैं रियल टाइम जो भी है। उसके बाद अगर मैं आपको लेके जाऊँ इसकी मेमोरी के अंदर, ये स्टक हो गया शायद, इससे मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ और इससे क्रॉस करके दोबारा से इसे ओपन करते हैं। दोबारा से मैं ओपन कर रहा हूँ इसे, ठीक है। मेमोरी के अंदर जाते हैं हम। मेमोरी के अंदर जाके तो ये हमें प्रोफाइल्स ये रही, ठीक है, सिलेक्ट जावास्क्रिप्ट वीएम वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, ठीक है। अब इसके अंदर जो वो बता रहा है कि भाई टोटल जावास्क्रिप्ट हीप साइज़, इसका भी आपके लिए इतना नहीं है कि ये वो साइज़ बता रहा है ये कि भाई आपका मतलब जो इंटरनेट यूज़ हुआ है इस वेबसाइट को लोड करने के अंदर जितनी मेमोरी मतलब इंटरनेट की यूज़ हुई है वो इतनी। आप देखें इधर, आप देखें बता रहा है कि भाई 113 KB/सेकेंड, ये इतनी स्पीड इतना डाटा ये वेबसाइट ले रही थी, ठीक है, रीलोड होने में। ये जावास्क्रिप्ट इसके बैकएंड पे जो भी चल रही है, ठीक है, वो इतना डाटा ले रही है। ये बाकी थोड़ी सी कह लें कि आप अननोन चीज़ें मतलब बहुत कम यूज़ होती हैं जब डेवलपर यूज़ कर रहा था बंदा, तो इन चीज़ों को इग्नोर ये लाइक करता है। मतलब वेबसाइट आपकी तकरीबन इतनी बन जाती है कि आराम से, है ना, जो आपकी अच्छी स्पीड से खास चल सके, इसलिए ये टूल्स बहुत कम यूज़ होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये नेटवर्क जो है ना, ये नेटवर्क मेन, ये सारा नेटवर्क, इस पे सारे आते हैं एरर्स वगैरह बैकएंड के अंदर। आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो इसके अंदर फ्रंट एंड की भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मेन जो है ना वो बैकएंड के सारे सोर्सेज आते हैं। अब ये index.html की फाइल फ्रंट एंड की थी, मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो मुझे सिर्फ ये बताएगा इसका। अच्छा, मैं ऊपर से मैंने प्रीवियस सेलेक्ट किया, मैं हेडर पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि भाई इसका ये आपने रिक्वेस्ट यूआरएल किया है, ठीक है, ये सारा बैकएंड की फॉर्म में बता रहा है। रिक्वेस्ट मेथड कौन सा, गेट है, और स्टेटस मतलब ओके आ रहा है, कोई पेज के अंदर गड़बड़ नहीं है, ओके है बिल्कुल। तो ये ज़्यादा जो मेन चीज़ है ना आपका नेटवर्क वाला का पार्ट, तो ये आपका बैकएंड के अंदर यूज़ होता है। बाकी भी आप देख सकते हैं खुद से जाके, मतलब सारी चीज़ें, ये भी पेज लोड टाइम मेजर करने के लिए है, परफॉर्मेंस इनसाइट्स वगैरह, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन पे अगर हम जाएं तो ये एप्लीकेशन का आपको बताएगा कि ये एप्लीकेशन कितनी कुकीज़ यूज़ कर रही है, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। बहुत डीपली आप जितना चाहें जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें मैं अभी स्टिल सीख रहा हूँ, इसलिए अभी भी मुझे कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका मुझे भी नहीं लगा है कि भाई वो क्या है। तो वक्त के साथ साथ जिस तरह आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी, आपको अगर चीज़ें सीखते रहेंगे तो आपको इसकी भी ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि सारी A to Z समझ में आ जाएगी। ये असल में सिंगल पेज एप्लीकेशन थी, इसलिए जो है ना इससे मतलब एक्सप्लेन किया मैंने, और 1 बाय 1 मैंने एक्सप्लेन किया, ताकि अगर मैं कोई और उठा लेता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अभी भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन इससे भी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो खैर इंशाल्लाह ये था का कंसेप्ट। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आया होगा।